आजकल लोगों को ना ये सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा है जी और उनको एक हम्प सा निकल जाता है पीछे। जी। अगर ये हमारी कार्टिलेज घिस जाएगी तो हमारा जोड़ जो है दर्द करने लगेगा। मोदी जी ने अभी कुछ ऐसा किया था ना कि आप ऑपरेशन का पर्टिकुलरली घुटनों का इतना चार्ज कर सकते हो। तो एक डॉक्टर कितना चार्ज करता है घुटने रिप्लेस करने का? मैं मोर देन 30,000 पेशेंट्स के अंदर एपिड्यूरल लगा चुका हूँ। दैट इज द हाईएस्ट नंबर इन द वर्ल्ड। अपनी बोन को स्ट्रॉन्ग करना अगर तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आप रिकमेंड करते हैं? इन लाइफस्टाइल भी हो गया, फूड के टर्म में हो गया। ये मीडियल साइड कंपार्टमेंट है जो ज्यादा टियर वियर सहता है और यही सबसे पहले जाता है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में आकर पेशेंट ये नहीं कहता मेरे दर्द है, वो बिल्कुल नॉर्मल आता है। लेकिन सडनली एक दिन जोर से खांसा या छींका तो उसकी पसली में फ्रैक्चर हो गया। अच्छा सर, इसके अर्थराइटिस के कैसे पता लगेगा कि लोगों को ये होना स्टार्ट हो रहा है, इसमें पैरों में दिक्कत आ, उनको क्या क्या सिग्नल मिलते हैं बेसिकली? डायबिटीज की जो बीमारी है, हाइपरटेंशन की जो बीमारी है, ये सब बीमारियां जो हैं ये हमारी बोन्स को वीक करती हैं। जिनकी भी नेक में पेन है, लोअर बैक में पेन है, नीज में, जॉइंट्स में कहीं भी पेन है तो आप समझ लो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है ये आपकी लाइफ के लिए। पेन मतलब कुछ हो रहा है। और बहुत सारे केसेस में ये चीज़ देखी गई है कि कैंसर स्टेज 4 पहुंच गया और उनके सारे ऑर्गन खराब हो गए हैं, उनके बाद उनको पता लगता है कि उनकी लाइफ के साथ क्या हो गया। पेन एक इंडिकेशन है कि आपके साथ कुछ हो रहा है। इस पॉडकास्ट के अंदर अगर आप यंगस्टर हैं या आप इवन ओल्ड एज में हैं तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो पेन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो वाई बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद करना क्या है उस चीज़ के लिए। इसलिए हमने ये पॉडकास्ट को बनाया। इसमें हमने डॉक्टर मराठा को इन्वाइट किया है जिनको 40 साल का एक्सपीरियंस है। इनसे बेहतर इस चीज़ को कोई बता नहीं सकता था और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक अवेयरनेस के लिए, आपकी लाइफ के लिए और हर चीज़ के लिए। तो जानते हैं और सीखते हैं कि आपको ये पेन क्यों होता है और उसका क्या इलाज है। डॉक्टर मराठा, वेलकम टू द डीडी शो। सर, मैं इस पॉडकास्ट के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे ज़्यादा नहीं है। यंगस्टर के आजकल नेक में, बैक में और नीज में पेन होने लगा। इवन ये हम ओल्ड एज वालों लोगों के लिए भी कर रहे हैं क्योंकि उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। सर, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि आपको कितना टाइम हो गया प्रैक्टिस करते करते, आप किस चीज़ में स्पेशलाइज हैं, प्लीज़ सर बताएं। मैं पिछले 40 ईयर्स से मेरठ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है वो पेन के ऊपर काफ़ी है क्योंकि मैंने जो 40 इयर्स बैक जो मैंने अपना रिसर्च किया था वो बैक पेन के ऊपर था। ओके। इसलिए मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा एक्स एंड पेन्स के ऊपर है। जैसा कि आप इस मेरी जो आप टॉक चाह रहे हैं एक्स एंड पेन्स के ऊपर, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है। कॉमन इसलिए क्योंकि हर किसी को अपनी लाइफ में एट वन टाइम और द अदर उसको जरूर दर्द हुआ है। दर्द चाहे वो उसकी गर्दन में हुआ, कमर में हुआ या घुटनों में हुआ। और मेरा यहाँ पर ये हमेशा कहना होता है कि दर्द अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये तो एक लक्षण है, एक तरह की क्राई है। आपका कोई भी अंग अगर किसी भी तरीके से अफेक्टेड होता है, उसको कोई भी इंसल्ट महसूस होती है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, तो देयर इज ए क्राई फॉर हेल्प। और वो जो क्राई फॉर हेल्प है वो पेन के रूप में उजागर होती है। इसीलिए हर बंदे को एट वन टाइम ऑफ द अदर उसको पेन हुआ है। हम यहाँ पर इस टॉक में मस्कुलोस्केलेटल पेन्स के ऊपर डिस्कस करेंगे क्योंकि पेन अपने आप में एक इतना बड़ा सिम्टम है जो कि हेडेक से लेकर इवन पैरों में भी दर्द हो सकता है, किसी भी अंग में दर्द हो सकता है। और अपने आप में सभी दर्द जो हैं वो एक तरीके का अलार्म है। श्योर। सो बेसिकली आपके कहने का मतलब ये है कि अगर पेन हो रहा है तो वो इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी में कुछ दिक्कत है। जी हाँ, वो
इसीलिए हमको ये देखना है कि दर्द हो क्यों रहा है। उसको सप्रेस करने से पहले हमको कॉज ऑफ पेन ढूंढना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। इसलिए सर मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि 40s 50s 60s में आते ही लोगों के घुटने में पेन होना स्टार्ट हो जाता है ना, उनकी शिकायतें रहती है। अगर मैं अपने दादा दादी को देखूँ या किसी को भी देखूँ, वो कहते हैं घुटने दबा दे, दर्द हो रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है? ये होता क्यों है? स्टार्ट ही क्यों होता है? जहां तक आपने घुटनों के बारे में बात करी, घुटनों का दर्द आजकल बहुत कॉमन हो गया। आपने कहा 50s ऑनवर्ड, लेकिन मैं कहूँगा 40s की एज में भी बहुत सारे पेशेंट आजकल आने लगे हैं जिनको कि घुटनों में परेशानी रहने लगती है। और घुटनों का दर्द अपने आप में मुझे लगता है एवरी थर्ड जो हमारा पेशेंट आता है हमारी ओपीडी के अंदर, वो घुटनों का दर्द लेकर आता है। और घुटनों में दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैंने फिर कहा कि दर्द अपने आप में एक अलार्म है, और घुटनों के दर्द किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे वो गठिया बाई के दर्द से हो, जिसमें हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं जिसको, जो कि एक ऑटोइम्यून डिजीज है, जो कि अर्ली एज के अंदर एक्सप्रेस हो जाता है 30 ऑनवर्ड्स। लेकिन जो चीज आप पूछना चाह रहे हैं शायद, वो घुटनों का दर्द 40 ऑनवर्ड्स वाला दर्द जो है, वो घुटनों के अंदर कार्टिलेज जो होती है, एक तरह की गद्दी होती है। हमारे घुटने जो है बहुत मोबाइल हैं, और उनके बीच में एक तरह का वॉशर पड़ा हुआ है जिसको मेडिकल लैंग्वेज में हम लोग कार्टिलेज कहते हैं, जो स्मूथ मूवमेंट देता है। अगर हमारे वो कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाएगा तो वहाँ पर सूजन भी आएगी और हमारे घुटने दर्द भी करेंगे। उसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। तो ये बहुत कॉमन हो गया है, और 40 ऑनवर्ड्स एवरी सेकंड और थर्ड पर्सन को घुटनों का दर्द एट वन टाइम और द अदर होने लगता है। हो सकता है किसी को 40-45 पर हो जाए, और कुछ लोग इतने लकी होते हैं कि वो 90 ईयर्स तक उनको घुटनों में दर्द नहीं होता। इसका मतलब हुआ कि उनकी कार्टिलेज इतनी स्ट्रांग थी कि उनको अप टू 90 ईयर्स ऑफ एज घुटनों में दर्द नहीं रहा। श्योर सर, थोड़ा सा यहाँ पर आपको काटना चाहूँगा सर। आप कुछ टूल भी लेके आए हो। कार्टिलेज हमारे घुटनों के बीच में रहता है ना। अगर आप उसके थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओगे तो ऑडियंस को बहुत अच्छे समझ में आएगा, इवन मेरी भी क्लैरिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो एक बार ये दिखा दो क्या टूल है सर। घुटने का मॉडल ले आओ, सर को दे दो, सर को पकड़ा दो। ये एक घुटने का मॉडल है जिसमें कि हमारी जो जांघ की हड्डी है, जिसको हम फीमर कहते हैं, नीचे वाली टीबिया बोन है, इनके बीच में जो जोड़ बनता है ये हमारा घुटने का जोड़ है, नी जॉइंट। नी जॉइंट के अंदर बहुत सारे टिश्यूज हैं, जैसे जो बीच की गद्दी है उसको हम कार्टिलेज कहते हैं। बराबर के जो ये हमारे पट्टे हैं इनको हम लिगामेंट्स कहते हैं। ये साइड में मीडियल लिगामेंट, लेटरल लिगामेंट, एंटीरियर लिगामेंट, पोस्टीरियर लिगामेंट, ये डिफरेंट लिगामेंट्स हैं जो कि हमारी घुटने को स्टेबिलिटी देते हैं। और बीच की जो कार्टिलेज है ये अपने आप में स्मूथ मूवमेंट को बढ़ावा देती है। अगर ये हमारी कार्टिलेज घिस जाएगी तो हमारा जोड़ जो है दर्द करने लगेगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये कार्टिलेज, बीच की जो कार्टिलेज है ये घिस जाती है, इसलिए हमारा घुटना जो है बीच बीच में कटक कटक की आवाज़ या उसमें एक तरह की क्रेपिटस वॉइस आने लगती है। मरीज आके कहता है जी मेरा घुटना जो है कभी कभी लॉक हो गया है या उसमें आवाज़ होने लगी है। ये तभी होता है जबकि हमारी कार्टिलेज डीजनरेट कर जाती है, टियर वियर होने लगता है। एक तरीके का मैं हमेशा हर मरीज को यही समझाता हूँ कि हमारे घुटने के अंदर जो कार्टिलेज है उसके अंदर अगर टियर वियर होने लगेगा तो हमारा घुटना दर्द करेगा। ये उसी तरीके से है जैसे कि हमारी गाड़ी का टायर अगर घिसना शुरू हो जाएगा तो उसके अंदर चांसेस हैं कि पंक्चर के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। उसी तरीके से कार्टिलेज भी हमारी। श्योर। मैं सर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, सॉरी टू कट यू अगेन। ये जो ब्लू है इसको कार्टिलेज बोलते हैं, जो पर्पल कलर का इसके अंदर दिखाई दे रहा है। अगर ये घिस जाए, सपोज कीजिए ये कार्टिलेज है, ये यहाँ पे है और यहाँ से डायरेक्ट आप हड्डी
टकराएगी जी, तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें हो सकती है बॉडी के अंदर? उसके कारण जो है हमारा जब ये कार्टिलेज घिस जाता है तो एक तो लॉकिंग होने लगेगी। पेशेंट अच्छा। कहेगा कि मेरा घुटना सडनली अटक जाता है और बहुत दर्द करता है, फिर धीरे धीरे खुल पाता है और पेशेंट को पेन तो रहेगा ही, साथ में क्योंकि अंदर जो है इस तरीके के फ्रिक्शन मूवमेंट होने लगे हैं तो हमारे घुटने में सूजन भी आ जाएगी। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अंदर जो सूजन आती है वो हमारा जो साइनोवियल फ्लूइड है, जो हमारे जॉइंट का फ्लूइड होता है, वो बढ़ जाता है। उस कारण जो है हमारे घुटना भी सूज जाता है। तो नॉर्मली पेशेंट कहता है मेरे काफ़ी दिन से दर्द चल रहा था, सडनली मैं कार से बाहर निकलने लगा, मैंने जैसे ही पैर रखा तो मेरा घुटने में दर्द एकदम बढ़ गया और लॉकिंग हो गई, साथ में सूजन आ गई। सर लॉकिंग का मतलब ये होता है लॉकिंग का मतलब अटक जाना, एक जगह अटका रह गया। अच्छा, वो मूव नहीं कर सकता, मूव नहीं कर पाता है 2-4 मिनट के लिए और कभी कभी तो काफी देर के लिए। और जो इसके बीच का कार्टिलेज है वो पर्पल कलर का, जी, अगर ये बिल्कुल खत्म हो जाए तो हम कहते हैं जॉइंट पूरी तरह से टियर वियर हो गया और जॉइंट में अब कार्टिलेज ना होने के कारण कांस्टेंट मरीज को दर्द रहने लगता है और उसे चलने में काफ़ी दिक्कत आने लगती है। और साथ में हमारा घुटने की साथ हमारी जो लेग्स हैं उनमें भी डिफॉर्मिटी पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमको जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट हम तभी करते हैं जबकि हम देखते हैं हमारा जॉइंट पूरी तरह से टियर वियर हो गया। पेशेंट को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मतलब फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइजेस से और 1-2 गोली पेन किलर लेने से भी ज़्यादा आराम नहीं मिल पा रहा है, तो पेशेंट का हम पूरा जॉइंट रिप्लेस करते हैं। ठीक है सर, मैं इसको थोड़ा सा ना स्लो डाउन करना चाहूँगा क्योंकि पहले बेसिक लोगों को एक बारी समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, धीरे धीरे पाएंगे। कार्तिक एक बारी सर से ले लो, दिखाना ज़रा, मुझे दिखाना ज़रा। ठीक है, इसको मैं अभी अपने पास रख लेता हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपसे पूछ लूँगा। सर सबसे पहले अर्थराइटिस के बारे में बात करते हैं कि ये होता क्या है, लोगों को नहीं पता। हाँ जी, आर्थराइटिस मीन्स, आर्थराई मीन्स जॉइंट, टिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। अगर जॉइंट के अंदर सूजन आ जाती है उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। तो जोड़ के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग आ जाती है तो उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो टियर वियर वाली आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस बहुत तरीके की होती हैं। मरीज आके कहता है मुझे गठिया बाय हो गई। गठिया बाय यूजुअली हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए यूज करते हैं, जो कि एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज है। यहां मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब है कि हमारी बॉडी में इस तरीके की बॉडीज बनने लगती हैं, जो कि एंटीबॉडीज बनने लगती हैं, जो कि हमारी सेल्स को ही खाना शुरू कर देती हैं। तो वो कार्टिलेज को डैमेज करने लगती हैं। कार्टिलेज के अगेंस्ट ही हमारे बॉडी के अंदर डिफेंसिव सिस्टम पैदा हो जाता है, जो कि नॉर्मली नहीं होता। तो मतलब ये वाला पार्ट खाना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, कार्टिलेज को और हमारे लिगामेंट्स वगैरह में भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वो हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया बाय कहते हैं। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ द कार्टिलेज। किसी तरीके का इन्फ्लेमेशन इतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है सर, इसके आर्थराइटिस के कैसे पता लगेगा कि लोगों को ये होना स्टार्ट हो रहा है, इसमें पैरों में दिक्कत आ, उनको क्या क्या सिग्नल मिलते हैं बेसिकली? अगर कोई पेशेंट ये देखता है कि सडनली बहुत देर खड़ा रहा या उसका घुटना मुड़ा रहा कार में बैठे हुए या किसी पोस्चर में बैठे हुए, जब वो सीधा करने लगता है तो वो अकड़ने लगता है थोड़ा सा, या थोड़ा सा पेन किया उसके बाद नॉर्मल हो गया, तो ये यूजुअली पहला सिम्टम ये होता है कि उसको थोड़ी सी परेशानी या तो जीना चढ़ने उतरने में होने लगती है या उकड़ू बैठने में होने लगती है। क्योंकि हमारी इंडियन पॉपुलेशन में हम लोग काफ़ी ज़्यादा या तो चौकड़ी मार के पूजा करते हैं या उकड़ू बैठते हैं। अगर आपको ऐसा लगने लगे कि आप थोड़ी देर बैठने के बाद आपके घुटने में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट पैदा होने लगा है, तो आप हमेशा उसकी जांच कराएं, डॉक्टर को कंसल्ट करें और अर्ली स्टेज में ही अपना एक एक्सरे करा कर देखें क्या आपके जॉइंट की कार्टिलेज
वीक तो नहीं पड़ रही है, घिसनी शुरू तो नहीं हो गई है, क्योंकि एक बार जब कार्टिलेज पूरी घिस जाएगी तब उसका ट्रीटमेंट कोई ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे और आप जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ ही आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अर्ली स्टेज में अगर आपने इसको डिटेक्ट कर लिया तो आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या पोस्टपोन कर सकते हैं। जी सर, मुझे एक वो चीज़ आनी है, जैसे आपने बोला उखड़ू बैठना, जैसे इंडिया में पहले पॉटी करते थे उखड़ू बैठ के करते थे, है ना, स्क्वाट्स पोजीशन बोल रहे हैं जिसको, जैसे भी एक वो होता था। अब इंग्लिश टॉयलेट इतने ज़्यादा है कि कोई उस पोजीशन में बैठता नहीं है, या कोई वर्कआउट नहीं कर रहा है, स्क्वाट्स नहीं कर रहा है, तो प्रॉब्लम आ जाती है। कि यूएस में जो देखा गया है मोस्टली जो ऑपरेशन ज़्यादातर होते हैं वो तो एक तो हिप के होते हैं, बैक के हो गए, नेक के हो गए, लेकिन भारत में अगर देखा गया है जो सबसे ज़्यादा नंबर है वो घुटनों के है। तो यही रीज़न है इस चीज़ के पीछे? नहीं, केवल यही नहीं है, हमारी जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कार्टिलेज, हमारी ये वाली पॉपुलेशन का, इंडियंस का, दे आर मोर प्रोन फॉर कार्टिलेज डिजेनरेशन ऑफ द नी जॉइंट्स। और दूसरा हमारी हैबिट्स, नो डाउट, जैसा कि आपने कहा कि हम स्क्वेटिंग करते हैं, उखड़ू बैठकर हम ज़्यादातर काम करते हैं, चाहे खेतों में काम करें या हम मॉर्निंग में फ्रेश होने के लिए जाएं या पूजा करते हैं चौकड़ी मारकर, उससे हमारी कार्टिलेज के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। और अगर हमारी कार्टिलेज ऑलरेडी सेल लेवल के ऊपर वीक है, मॉलिकुलर लेवल के ऊपर वीक है और उसके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ रहा है, तो जल्दी डिजेनरेट या टीयर वियर उसका ज़्यादा होगा। आपके हाथ में ये तो है नहीं कि आप अपने जीन्स चेंज करें, लेकिन आपके हाथ में ये तो है कि आप कैसे उसके ऊपर स्ट्रेस कम करें। इसीलिए मैं ज़्यादातर मरीजों को बताता हूँ कि अगर उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की टेंडेंसी है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि फैमिली टेंडेंसी भी होती है जी, अगर मदर फादर को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उनके बच्चों को होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ऐसे केसेस में, और जब आप 40 के अराउंड पहुंचे और आपको फर्स्ट अलार्म बजा, अलार्म मीन्स फर्स्ट एक एंड पेन हुआ अराउंड द नी जॉइंट, तो आप हमेशा उसका फिर प्रिवेंट करने का कि मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी नहीं हो, उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी होंगी। जैसे कि आपको स्ट्रेस नहीं डालना है अपने कार्टिलेज पे, स्वेटिंग अवॉइड करनी है, अननेसेसरी दौड़ नहीं लगानी है, जिम में जाकर जॉगिंग नहीं करनी है, ये सब चीज़ें जो हैं आपको अवॉइड करनी है। स्टेयर्स वगैरह पे कम चढ़ना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सब बिल्कुल बंद कर दीजिए, कंपैरेटिवली कम करिए और योगा से और एक्सरसाइज करके अपनी नी जॉइंट्स को स्ट्रांग बनाकर रखिए। सर, बहुत लोग ना डर जाते हैं ऑपरेशन का नाम सुन के या ट्रीटमेंट को लेके, या उनका बजट नहीं होता उस सब चीज़ों के लिए। मैं चाहता हूँ कि पहले हम ना उन लोगों के पास चले जिनको अर्ली स्टेज में है, और अर्ली स्टेज में उनका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, मतलब उनको क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मैंने कहा पहले तो डिटेक्शन ऑफ द डिजीज वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेन का कारण क्या है। अगर आपने देखा कि पेन का कारण जो है आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है घुटने का, अर्ली स्टेज में फर्स्ट अलार्म बजाए, तो आप उसको स्ट्रेस को कम करिए अपने नी जॉइंट्स के ऊपर। तो आप अननेसेसरी एक तो रनिंग, जॉगिंग नहीं करिए। वॉकिंग इज अलाउड, लेकिन बहुत लॉन्ग वॉक्स नहीं करिए। लेकिन आप कहेंगे अगर ये सब 40s की एज में ही बंद कर देंगे तो आप सीडेंटरी लाइफ में नहीं, देयर आर अदर ऑल्टरनेटिव्स। आप योगा कर सकते हैं, दूसरी एक्सरसाइजेस सब कर सकते हैं, लेकिन अपने घुटनों पर लोड कंपैरेटिवली कम डालिए। जहाँ पर भी हो सके उसको अवॉइड करिए कि आप जीना अगर 4 बार 5 बार चढ़ रहे हैं, उसी जगह अगर आपका काम 2 बार चढ़ने से हो जाता है तो आप 2 बार कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज नहीं करनी है, लेकिन कंपैरेटिवली कम करिए, सो दैट कि जो टीयर वियर है वो अर्ली सेटअप ना हो। तो प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, या पोस्टपोनमेंट ऑफ द डिजीज, यही आपका जो है एम होना चाहिए। सर, मैंने एक चीज़ देखी है कि आर्थराइटिस फीमेल में ज़्यादा होता है, क्या है? ऐसा है? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कंपैरेटिवली लेडीज के अंदर, फीमेल्स के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस दोनों ही ज़्यादा होती हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के कारण बहुत सारे, जैसे
कंपैरेटिवली जो हमारे हार्मोनल वो हैं, एक तो जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी प्रोन है फीमेल्स का, और दूसरा जो है हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस 40 ऑनवर्ड्स होने लगते हैं। ऑस्ट्रोजन कंपैरेटिवली कम लेवल कम होने लगता है। तो ये सब हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं जिसकी वजह से, और दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस भी है। और फीमेल्स के अंदर बिकॉज हमारे यहाँ ऐसी पॉपुलेशन बहुत है जिनके मल्टीपल बच्चे होते हैं, मोर देन 3, 4, 5, तो ऐसे केसेस में देखा गया कि उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा थी, और जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस होती है उनमें कंपैरेटिवली ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा तंग करती है। ओके सर, एक और चीज़ जाननी है, अगर यहाँ पे हम ज़्यादा लोड डालेंगे तो वो भी गलती होता है एक तरीके से। जो लोग बहुत ही ज़्यादा मोटे हैं, 100 किलो से पार पहुँच रहे हैं, तो उनको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, आती ही है? नहीं, उनको कंपैरेटिवली प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रही है और साथ में आप ओबीज हैं, वेट आपके घुटनों पर ज़्यादा पड़ेगा। अगर ट्रक ओवरलोडेड है और टायर वीक है तो बस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। करेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस पतले दुबले लोगों को नहीं होती, उनको भी होती है। लेकिन जो ओबीज होंगे और उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो वो ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनको ज़्यादा दर्द रहता है, उनको बीमारी जो है जल्दी बढ़ती है। इसलिए वेट रिडक्शन हम हमेशा कहते हैं जब ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रही हो, चाहे आपको बाद में जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना पड़े या ना भी करना पड़े, अगर आप चाहते हैं कि आपके घुटने स्वस्थ रहें तो आपको अपना वेट कंट्रोल रखना चाहिए। ठीक है सर, ये कैसे पता चलेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल इसके मल्टीपल टेस्ट होते होंगे आर्थराइटिस टेस्ट के, तो मल्टीपल टेस्ट है तो किस तरीके से पता लगेगा इसकी सर्जरी करानी है, नहीं ये डाइट से सही हो जाएगा, नहीं ये एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा? उस प्रोसेस के बारे में प्लीज थोड़ा सा खुल के मैंने आपको बताया कि हम लोग जो यहाँ पर ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस पे दे रहे हैं। और आर्थराइटिस तो बहुत तरीके की होती है। अगर हमारे जोड़ में सूजन आ रही है तो हम उसको आर्थराइटिस कह देते हैं। तो उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि हम ब्लड टेस्ट करने से हमको पता लगता है कि हमको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो वो ब्लड टेस्टिंग से पता चलता है। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूजुअली हमारे ब्लड टेस्टिंग में नहीं आता है, क्योंकि ये एक तरीके की लोकल डिजीज़ है कार्टिलेज की, जिसमें टियर वियर होता है। इसमें इन्फ्लेमेशन कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। तो ब्लड टेस्टिंग से नहीं, बल्कि आप एक एक्सरे कराकर या पेशेंट को एग्जामिन करके पता लगाते हैं कि इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटनों के दर्द की बीमारी हो रही है। और दूसरा जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो स्मॉल जॉइंट से शुरू होती है। मरीज आकर कहेगा मेरे घुटनों में तो दर्द है ही, साथ में मेरे हाथों में भी दर्द होता है, मॉर्निंग में मैं सो के उठता हूँ तो मेरे से मुट्ठी नहीं बंद करी जाती। तो इसका मतलब उसको गठिया बाई, या आप जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस इंग्लिश में कहते हैं, उसके ये लक्षण है। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसा नहीं है, उसको जो है घुटनों से शुरू होगी या बाद में आकर एंकल जॉइंट्स में हो सकती है, थोड़ी हिप जॉइंट्स में कभी कभी हो जाती है, या कभी कभी थंब में भी, थंब के जो जॉइंट है उसमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। इसलिए दोनों को हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस अलग है, ऑस्टियोआर्थराइटिस टीयर वियर की एक तरीके का कार्टिलेज का घिसना है। गॉट इट सर। जैसे कोई इंक्लाइंड वॉक कर रहा है ना, जैसे जिम में लोग ट्रेडमिल को पूरा इंक्लाइन करके चलते हैं, या जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं, तो उससे कार्टिलेज पे फर्क पड़ सकता है? जी हाँ, मैंने कहा ना, किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो, लेट इट बी एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस, चाहे वो आप किसी भी तरीके से, अब रिक्लाइनिंग उसके अंदर आप चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, उसमें भी आपके ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है। लेकिन आप जितना स्ट्रेस घुटनों पर कम डालेंगे, चाहे वो आपका शरीर में वेट अगर आपका ज़्यादा है, चाहे आपका जो लाइफ स्टाइल है वो गलत है, तो
तो उनकी वजह से अगर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ेगा तो टियर वियर ज़्यादा होगा। ये तो बहुत सीधी सी बात है कि अगर कोई चीज़ वीक है और उसके ऊपर आप ज़्यादा लोड डालेंगे तो वो जल्दी फटेगी। गॉट इट। सर ये कैसे पता चलेगा कि अब सर्जरी का टाइम आ गया, सर्जरी करानी ही पड़ेगी? हाँ, दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि मेरे बहुत सारे पेशेंट आते हैं और हर तरह के पेशेंट आते हैं। गांव के मरीज भी आते हैं, शहर के लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप के भी आते हैं और हाई के भी आते हैं। आप कहाँ पर कंसल्ट कर रहे हो और आप क्या चाहते हो? मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है माइल्ड केसेस के अंदर, तो आपको किसी भी तरह की सर्जरी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन मॉडरेट टू सीवियर, मॉडरेट केसेस में भी मैं कहता हूं कि आप जितना ज़्यादा पोस्टपोन कर सकते हैं अच्छा है ओके सर्जरी को। लेकिन अगर सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई, अब आप कहेंगे सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस आप किसको कहते हैं? मैं सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस उसे कहूँगा जिसके अंदर मरीज रोजाना अपने घुटनों को लेकर परेशान हो। उसे रोजाना सुबह उठते ही दिक्कत आ रही है, सारे दिन उसको 1 या 2 गोली खाने की ज़रूरत पड़ रही है, उसका रोज़मर्रा का जो काम है वो सफ़र कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको सोचना होगा कि क्या मुझे रिप्लेसमेंट कराना है। तो सर्जरी अगर आप देखें तो मैं तो ये कहूँगा लेट द पेशेंट अर्न द सर्जरी। मरीज को ही कहने दीजिए इस बात को कि मुझे अब डॉक्टर एक ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मुझे रोज रोज की दर्द से राहत मिले। राइट। सो सर थोड़े से ना मुझे एक चीज़ जाननी है कि जैसे आपने दोनों पैटर्न को ऑब्जर्व किया होगा, जो अर्बन में है और जो रूरल में है। गांव वाले लोगों के केसेस ज़्यादा आते हैं आपके पास, शहर वाले लोगों के केसेस ज़्यादा आते हैं? दोनों ही आते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली सीडेंट्री लाइफस्टाइल अगर है तो उनमें टॉलरेंस भी कम होती है। जो हमारे शहर वाले हैं, अच्छा, उनको थोड़ा सा दर्द होगा या कोई परेशानी होगी तो फौरन कंसल्ट करते हैं, आ जाते हैं। गांव वाले जो हैं वो अपना सोचते हैं कि ये तो बाय का दर्द आ गया और कुछ तेल लगा लेंगे, कभी कोई लोकल दवाई खा लेंगे। क्योंकि हम लोग कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं, हमारे तक रूरल पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम कंसल्टेशन के लिए आ पाती है। जहाँ तक कहा जाए कि इंसिडेंस दोनों में ही बराबर है, लेकिन गांव वाले क्योंकि कंपैरेटिवली उनकी लाइफस्टाइल सीडेंट्री नहीं है, उनकी मसल्स कंपैरेटिवली स्ट्रांग होती हैं, तो उनके अंदर जो माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो उनको कम तंग करती है। सर पूरा ऑपरेशन की तरफ चलते हैं, सर्जरी की तरफ। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा मेरे लिए भी जानना और ऑडियंस के लिए भी। जब आप पूरी नी सर्जरी करते हो, लिगामेंट को चेंज करते हो, वो कैसे होता है? पूरा प्रोसेस क्या होता है? देखिए, इसके अंदर तो बहुत तरीके की सर्जरीज हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी मेरे से पूछ चुके हैं कि कब मरीज का ऑपरेशन होना चाहिए। उसके लिए मैंने बता दिया कि सीवियर टाइप ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, और मरीज को डिसाइड करने दीजिए कि मुझे अब इन घुटनों के साथ रहने में दिक्कत आने लगी है। और फिर आपको असेसमेंट करना होगा कि मुझे कौन सा ऑपरेशन इस मरीज में करना है, क्योंकि केवल जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जिससे कि हम पेशेंट को राहत दे सकते हैं। इनिशियल स्टेजेस में तो कुछ लुब्रिकेंट्स हैं, कुछ इंजेक्शंस हैं, जो कि मॉडरेट केसेस के अंदर हम जॉइंट में लगाते हैं। उससे पेशेंट का पेन कम हो जाता है, उसका लाइफ बेटर हो जाती है और वो कुछ समय के लिए अपनी सर्जरी को पोस्टपोन कर सकता है। लेकिन जब आपने ये देख लिया कि कोई भी इस तरह के प्रोसीजर्स पेशेंट को मदद नहीं कर रहे, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, चाहे वो पेन किलर हो या दूसरे प्रोसीजर्स लाइक लोकल इंजेक्शंस, ब्रेसेस एंड अदर्स हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको डिसाइड करना है कि मुझे इसमें कौन सा ऑपरेशन करना है। एक तो ऑपरेशन करना होता है कि उसमें हम अलाइनमेंट चेंज कर देते हैं। जो मीडियल कंपार्टमेंट है, हमारे जॉइंट के 2 कंपार्टमेंट हैं, एक मीडियल साइड और एक लेटरल साइड।
ये मीडियल साइड कंपार्टमेंट है जो ज्यादा टियर वियर सहता है और यही सबसे पहले जाता है। ओके। इस कारण पैर अंदर को मुड़ जाते हैं, बोइंग ऑफ द लेग्स हो जाती है। तो उसको करेक्ट करने के लिए हम उसमें ऑस्टियोटमी ऑपरेशन करते हैं, इसका अलाइनमेंट चेंज कर देते हैं। तो यंग पर्सन्स के अंदर जिसमें 40 अराउंड ऑस्टियोआर्थराइटिस मीडियल कंपार्टमेंट की हो गई, मीडियल कंपार्टमेंट और लेटरल कंपार्टमेंट, ज़्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस मीडियल कंपार्टमेंट को अफेक्ट करती है। अगर हम देखते हैं कि उसकी स्टेबिलिटी, ये लिगामेंट्स उसके बहुत अच्छे हैं, स्ट्रांग है, सब बात ठीक है, लेकिन कार्टिलेज डिजनरेट कर गई है, उसमें हम ऑस्टियोटमी ऑपरेशन करते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर देते हैं, पेशेंट को 10 to 15 ईयर्स पेन फ्री लाइफ मिल जाती है। सर ये भी अपने आप में बहुत अच्छा ऑपरेशन है। दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा कि रिप्लेसमेंट का, अब वो रिप्लेसमेंट भी हाफ भी कर सकते हैं, हेमी, जिसके अंदर हम केवल मीडियल कंपार्टमेंट की रीसरफेसिंग कर देते हैं। मैंने कहा कि कार्टिलेज डिजनरेट कर जाती है और ये दोनों सरफेसेस आपस में टकराने लगती हैं, तो इसमें हम दोनों साइड की रीसरफेसिंग इस तरह के आर्टिफिशियल मेटल से करते हैं, जो कार्टिलेज है, जो नहीं, ये हमारी जो सरफेसेस हैं, ये जो टकराने लगी और ये भी इनके अंदर भी खुरदरापन आ जाता है। तो इसको हम चेंज कर देते हैं। सर इसमें पार्ट क्या लगता है, वो क्या है? वो स्टील का के बिल्कुल इसी शेप की, जैसे कंडाइल्स हैं उसी शेप के एक तरह की कैपिंग दोनों साइड होगी, एक तो फीमर के लिए और एक टीबिया के लिए। और बीच में जो है एक तरह का सिंथेटिक मटेरियल होता है जो बीच में कार्टिलेज के लिए हम किस चीज से बना होता है वो यूजुअली जो है वो एक तरीका सिंथेटिक मटेरियल है जो सिलिकॉन वगैरह से तैयार किया जाता है। और कितना चल जाता लगभग वो फिर? आजकल जो अच्छे जॉइंट्स रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, जिसके अंदर टेक्निक भी बहुत अच्छी यूज कर रहे हैं, अच्छे सेंटर्स पर विद द बेस्ट ऑफ द सर्जन्स किया जा रहा है, अच्छा इम्प्लांट यूज किया जा रहा है, अप टू 15 to 20 ईयर्स तक देखा गया है कि पेशेंट जो है पेन फ्री रहता है और उसको सेकंड सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जहां पर भी टेक्निक में या किसी भी तरीके से कहीं पर कोई दिक्कत आती है, उन्हीं केसेस में थोड़ा सा हमारे रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं रहते। लेकिन कंपैरेटिवली नाउ 80 to 90% ऑफ द जॉइंट रिप्लेसमेंट्स आर वेरी सक्सेसफुल। गॉट इट। कार्तिक ले लो जरा सर से। गॉट इट सर। सर आजकल लोगों की ना नेक में बहुत पेन रहता है। इवन कभी किसी दिन फ़ोन मैं भी ज़्यादा चला लेता हूँ। एवरेज वॉच टाइम आजकल तो लोगों का 5 घंटे हो चुका है, पूरे महीने में 150 घंटे हो गए और पूरे साल में तो पता नहीं कितने ज़्यादा बैठेंगे। सो जस्ट वांटेड टू नो कि ये जो इतना पेन बढ़ता जा रहा है लोगों की नेक में, इसका रीज़न मोबाइल ही होगा एक तरीके से मेन देखा जाए तो। मैं इसी बात पर आता हूँ, क्योंकि आपने देखा अगर वहाँ पर 4 जने बैठे एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और चारों के पास वर्कलोड बराबर है, एक को पेन होने लगता है और 3 को नहीं होता है, तो उसके मल्टीपल कारण हैं। एक तो यही जो मैंने बताया, जिनकी कार्टिलेज कंपैरेटिवली वीक है, जेनेटिकली वीक है, वो जल्दी उसमें टियर वियर होगा। आप उसको तो चेंज कर नहीं सकते अपनी। 4 में से 1 को स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है, टियर वियर शुरू हो जाता है, 3 को नहीं होता। लेकिन चारों का अगर आप पॉस्चर देखेंगे तो चारों में पॉस्चर हो सकता है सबका ही गलत हो, चारों गलत पोजीशन बैठे हैं, लेकिन एक को जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर आपका पॉस्चर गलत है, कंटिन्यूसली आप बैड पॉस्चर में बैठे हैं, तो आपकी मसल्स पे स्ट्रेन पड़ेगा, आपके जॉइंट्स पे स्ट्रेन पड़ेगा और वहाँ पर टियर वियर जल्दी आ जाएगा। तो इसी कारण जो हमारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वो सीडेंट्री लाइफस्टाइल और जो हम लोग कंप्यूटर के ऊपर या हम अपने लैपटॉप पर गलत पोजीशन में बैठकर हम उसको अटेंड करते हैं, तो उन केसेस के अंदर हमारे यहाँ जो नेक पेन है वो कॉमन हो गया है। इनिशियल स्टेज में तो ये ट्रांजिएंट होता है, मतलब थोड़ी सी देर के लिए होगा, आपने 3-4 घंटे बैठकर काम कर लिया, बाद में आपने देखा मेरी नेक थोड़ी स्टिफ हुई, आपने पीछे को अपनी गर्दन करी, इधर उधर खिलाई, उसके बाद आप नॉर्मल हो गए।
अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बीच में कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल या बिजनेस ओनर हो और अपने बिजनेस के अंदर लीड्स, मार्केटिंग, सेल्स, ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और इवन अगर आपको ये भी फील हो रहा है कि आपका बिजनेस सैचुरेट हो चुका है, तो मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। नीचे डिजिटल धैर्य की ट्रेनिंग है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आप अपने बिजनेस को जीरो से कैसे स्केल कर सकते हो और इवन सैचुरेटेड बिजनेस को दोबारा से कैसे चला सकते हो। नाउ यू कैन एंजॉय दिस पॉडकास्ट। इस तरीके से शुरू में तो ये छोटे छोटे से अलार्म बजे थे, हमारी गर्दन ने संकेत दिया था कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, आपका पोस्चर सही नहीं है, आप उसको सुधारिए। अगर आप उसको नहीं सुधारते, आप कंटिन्यूसली बैड पोस्चर में बैठते हैं, आप अपनी नेक के ऊपर टू मच स्ट्रेन डालते हैं, तो टियर वियर बढ़ता जाएगा और एक दिन या तो गर्दन में हमारे डिस्क की प्रॉब्लम आ जाएगी या हमारे वहाँ पर स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये दोनों ही कंडीशन में हमारी गर्दन में दर्द रहने लगता है। और जब हमारी गर्दन में इस तरह के चेंजेस आते हैं, तो वहीं से हमारी नर्व रूट्स जो हमारे हाथ में जा रही हैं, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। हम कहते हैं सडनली जरा सा जर्क लगा और हमारे हाथ में दर्द आ गया और सीवियर पेन हमारे हाथ में हो जाता है, और ये नर्व रूट्स के प्रेस होने से होता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की भी प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है। मैं कहता हूँ ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की एक तरह से सिस्टर डिजीज़ है। ये भी एक तरह का टियर वियर ऑफ द कार्टिलेज एंड लिगामेंट्स है, जो कि हमारी गर्दन में हुआ। हर जगह पर अलग अलग चेंजेस आते हैं, अलग अलग उसके तरीके से अलार्म बजता है। जैसे गर्दन में हुआ तो आपके हाथ में झंझनाहट आने लगेगी, दर्द होने लगेगा, सुनपना आने लगेगा, पेन आएगा, शोल्डर में पेन आएगा। अगेन यहाँ पर भी आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके ये देखना है कि ये दर्द का कारण क्या है। क्योंकि कभी कभी आपकी लेफ्ट साइड में पेन आता है और आप बड़े एकदम चिंतित हो जाते हो कि मेरे तो हाथ में दर्द आ रहा है लेफ्ट साइड में, कहीं ये कार्डियक पेन तो नहीं है। तो या आपके शोल्डर में कोई चेंजेस आने लगते हैं, स्टिफ शोल्डर हो जाता है, उसमें भी इसी तरीके का दर्द आता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी सही डायग्नोसिस हो और आपको कारण पता चले कि आपको जो दर्द हो रहा है, दर्द का कारण क्या है। मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, लेकिन वो कार्डियक फिजिशियन के पास अपना सारे चेकअप कराते घूमते हैं। उन्हें लगता है कहीं मेरे को ये एंजाइना का पेन तो नहीं है। ठीक है सर, अगर जैसे बहुत सारे लोगों को कंसल्टिंग चाहिए होती है, तो आप थोड़ा सा एक रफ आइडिया दे पाओगे कि एक डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस कितनी रहती है, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, इस तरीके से कितना कितना क्या स्ट्रक्चर रहता है? देखिए, ये तो सिटी वाइज डिपेंड करता है और आप कहाँ कंसल्ट कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो टोटल कंसल्टेशन इज़ फ्री। या आप किसी भी गवर्नमेंट सेटअप में जाते हैं या चैरिटेबल में जाते हैं तो आपको बहुत ही नॉमिनल पे करना पड़ता है। लेकिन फिर उसकी बात आता है कि आप किसको कंसल्ट कर रहे हैं, किस डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस डॉक्टर को। और यूजुअल कंसल्टेशन जो 2 टियर सिटीज़ के अंदर है वो 500 से लेकर अप टू 1000 है, और जो बड़े सिटीज़ हैं उनमें 1000 to 5000 तक कंसल्टेशन चार्जेस हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप जब कंसल्ट करें तो आप अपने डॉक्टर से ये ज़रूर पूछें कि आपके दर्द का कारण क्या है, व्हाट इज़ द डायग्नोसिस। ये नहीं कि आप अपने दर्द के लिए कुछ पिल्स, कुछ ड्रग्स लिखवा कर सेटिस्फाई हो जाएं। आपको ये जरूर जानना है कि आपके दर्द का क्या कारण है और आप फ्यूचर में उसको किस तरीके से रोक सकते हैं कि वो दोबारा आपको तंग ना करे। मोदी जी ने अभी कुछ ऐसा किया था ना कि आप ऑपरेशन का पर्टिकुलरली घुटनों का इतना चार्ज कर सकते हो। तो एक डॉक्टर कितना चार्ज करता है घुटने रिप्लेस करने का, जो भी ऑपरेशन होता है, सर्जरीज होती है? देखिए, ये डॉक्टर चार्ज नहीं करता है, इट इज़ द हॉस्पिटल विच चार्जेस। क्योंकि जो भी आप ऑपरेशन करा रहे हैं उसमें डॉक्टर की फीस तो मुश्किल से 25% होती है, 20 to 25। बाकी के खर्चे ऊपर के आपके हॉस्पिटल के हैं, इम्प्लांट के हैं, मेडिसिन्स के हैं।
और ये दैट्स वाई ये इस पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर अपना ऑपरेशन कराने जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट सेटअप में करा रहे हैं तो टोटल फ्री होता है। इवन जो इंडियन इम्प्लांट है वो भी उसी पैकेज में आता है, चाहे आप आयुष्मान के थ्रू करा रहे हैं या आप किसी भी स्कीम के थ्रू करा रहे हैं, तो टोटल फ्री होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन जरूर आता है कि हमारे डॉक्टर ने ये कहा कि जी आपका जो पैकेज है इसके अंदर तो गवर्नमेंट ये वाला इम्प्लांट डालने को हमको उन्होंने दिया हुआ है, हम बेटर डालेंगे तो आप बेटर डलवाइए तो आप एक्स्ट्रा उसके 50,000 to 1 लाख रुपीस एक्स्ट्रा दीजिए। तो आपको उसके लिए सेटिस्फाई होना है कि वास्तव में क्या हमारा जो इम्प्लांट डलने वाला है वो कौन सा है, किस कंपनी का है, और आप उसके को पहले वेरीफाई कर लें। बहुत ज़्यादा डिपेंड इस बात पर नहीं करता है कि इम्प्लांट कौन सा है, क्योंकि इसी के इम्प्लांट के साथ साथ टेक्निक भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि किस टेक्निक से किया जा रहा है, कि कौन करने वाला है, उसको कितना एक्सपीरियंस है और किस सेटअप में ऑपरेशन होने जा रहा है, वो हॉस्पिटल कैसा है। अब तो आजकल रोबोटिक सर्जरीज आ गई हैं, एक पहले नॉर्मल होता था। इनमें फ़र्क बताएंगे आपकी कि कौन सा ज़्यादा फायदेमंद रहता है, कौन सा कराना चाहिए, इन दोनों ऑपरेशन में थोड़ा सा फ़र्क अगर आप देखिए, इसके अंदर तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि रोबोटिक आजकल टाइम जो है एआई का है, और हमारे जितना भी हमारे रिप्लेसमेंट सर्जरीज हैं इसके अंदर हमको प्रिसीजन चाहिए। अब प्रिसीजन, या तो सर्जन शुड बी सो मच स्किल्ड कि वो बिल्कुल प्रिसीजन से ऑपरेशन करे। इसमें कट्स करनी पड़ती है बोन को, आपको कितना कट करना है, कितना बड़ा आपको कैप लगाना है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है। लेकिन रोबोटिक सर्जरी के अंदर हम एक्चुअली जो हेल्प लेते हैं वो सारे डेटाज जो उसमें फीड ऑलरेडी कर दिए गए हैं कि इंडियन पॉपुलेशन में किस तरीके का, किस एंगल से कितना, कौन सा इम्प्लांट लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, तो वो उससे आपको हेल्प मिल जाती है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और आपने रोबोटिक उसके ऊपर काफ़ी वर्क किया है तो नो डाउट आपकी सर्जरी कंपैरेटिवली ईजी हो जाती है। तो रोबोट इज़ ऑलवेज फॉर योर हेल्प। तो आपका कहने का मतलब ये है कि रोबोट आप चूज कर सकते हैं। अगर आपका डॉक्टर कहता है कि मुझे इस केस में रोबोटिक सर्जरी करनी है, हर केस में उसको जरूरत नहीं होती, लेकिन जहां पर भी रिवीजन सर्जरी होने जा रही है, जहां जॉइंट बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, एक जॉइंट ऑलरेडी पहले वो रिप्लेसमेंट करा चुका था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, सेकंड सर्जरी होनी है, उसमें आप सोचते हैं कि रोबोटिक हेल्प मेरे को चाहिए, तो उन केसेस में आप प्रेफर करें कि आप बेटर सेंटर के ऊपर, जहाँ पर रोबोटिक सर्जरी वाला करने वाला काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, तो आप वहाँ पर जाके सर्जरी करा सकते हैं। ठीक है, तो आपका कहने का मतलब है कि रोबोटिक सर्जरी ज़्यादा बेटर होती है इन कंपैरेटिव टू नॉट इन ऑल द केसेस बट इन फ्यू ऑफ द केसेस इट इज completely depend on doctors कि how much experience they have. Got it. Okay. और सर सर्जरी के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं। किसी भी सर्जरी में, किसी भी प्रोसीजर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे कि आपका जॉइंट रिप्लेसमेंट के अंदर आपका अगर बोन बहुत फ्रेजाइल है तो वो समटाइम्स इम्प्लांट लूजनिंग हो सकती है। इमीडिएट में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो दैट इज़ ए डिज़ास्टर, कि उसमें बहुत दिक्कत आ जाएगी। और सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। पेशेंट जो है उसको दूसरी बीमारियां हैं और वो फिट नहीं है इतना सर्जरी के लिए, उसको बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो बहुत सारी हैं। लेकिन आजकल एक्सपीरियंस सर्जन राइट इंडिकेशन और अच्छे सेटअप में सर्जरी कराने के बाद कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम हो गया है। गॉट इट सर। इसलिए कभी डरना नहीं चाहिए कि मेरा पेशेंट बहुत ही फ्रेजाइल है, मेरा पेशेंट बहुत, उसे और भी डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, मुझे इसलिए सर्जरी नहीं करानी है। सब चीज़ों को कंट्रोल करते हुए वी कैन गो अहेड विद द आर्थोप्लास्टी जॉइंट रिप्लेसमेंट। सर जैसे किसी को प्रॉब्लम है, वो जॉब करता है और उसको ऑपरेशन ही होना है
और वो कितने दिन के अंदर रिकवर होकर दोबारा अपनी नौकरी पे वापसी आ सकता है, खड़ा होकर चल सकता है? जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट में तो आपको जो है डिपेंड करता है कि आपका काम क्या है, किस तरह का काम आपके रिटर्न टू वर्क जो है पे जो आप जाना है वहां पर आपको क्या करना है, किस तरह का काम बैठ के कंप्यूटर वाली अगर कंप्यूटर वर्क ही कैन गो बैक विद इन 6 वीक्स एंड इवन आफ्टर 3 वीक्स समटाइम्स इट इज नॉट टू मच कॉम्प्लिकेटेड केस। श्योर। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे ऑयल आते हैं ना कि घुटनों में ऑयल लगा लो तो उससे मसाज कर लो, उनसे रिलीफ मिलता है वैसे? देखिए, ये जितने ऑयल्स हैं ये आयुर्वेदा के अंडर आते हैं, और हमारी जो ऑयल हैं आई मीन एलोपैथी के अंदर वो सब जो है ड्रग्स हैं और वो एब्जॉर्ब होती हैं लोकली, और वो पेन किलर्स हैं जैसे डाइक्लोफिनेक, जितनी जेल्स हैं वो ऑयल फॉर्म में भी आ गए हैं। लेकिन जो हमारी आयुर्वेदा के हैं वो सब ज़्यादातर काउंटर इरिटेंट्स हैं, और जब काउंटर इरिटेंट हम किसी भी जगह पर जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ लगाते हैं तो हमको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, क्योंकि हमारी जो पेन के फाइबर्स हैं, नर्व्स के जो पेन परसीव करते हैं फाइबर्स, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं ऑयल से, और वो हमारे दर्द को हमारे ब्रेन तक नहीं जाने देते। तो एक तरह से ये कहना चाहिए कि हमारे पेन को ये सप्रेस करता है, मतलब टेम्परेरी रिलीफ करता है। लेकिन जो भी मसाज आप ऑयल से करा रहे हैं ये जेंटल मसाज होना चाहिए, रादर देन कि आप बहुत ही ज़्यादा अगर मसाज विगोरस करेंगे तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जेंटल मसाज होना चाहिए, और ऑयल एप्लीकेशन कैन बी डन, क्योंकि जितने भी हमारे ये सब मेथड्स हैं, चाहे वो फिजियोथेरेपी है, चाहे फोमेंटेशन आई मीन सिकाई है, या ऑयल एप्लीकेशन है, ये सब आपको थोड़ा रिलीफ देते हैं। मतलब परमानेंट इससे कुछ परमानेंट नहीं हो सकता। परमानेंट अगर कुछ चीज़ है तो वो योगा एंड एक्सरसाइजेस है, जिससे कि आप अपनी मसल्स को बिल्डअप करते हो। मसल्स को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे, लिगामेंट्स को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तो आपके जो कार्टिलेज है इसके ऊपर कम स्ट्रेस पड़ेगा जब आप डेली की एक्टिविटीज करोगे तो। ठीक है। और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी? एक्सरसाइजेज, नी की एक्सरसाइजेज आपको करनी चाहिए। आपको जो मसल्स अराउंड नी जॉइंट है उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है, लिगामेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिससे कि आपकी की जॉइंट की स्टेबिलिटी बनी रहे। और आप जब चलते हैं, आप जब इरेक्ट सीधे खड़े होते हैं तो क्या चीज़ें काम आती हैं? आपको सीधा खड़ा करने में आपकी का स्केलेटन, आपकी बोन्स काम आती हैं, नो डाउट। उसके अलावा सीधा खड़ा करने में तो मसल सबसे ज़्यादा काम आती हैं। अगर कोई पैरालाइज पेशेंट होगा तो सडनली वो गिर जाएगा, चाहे बोन कितनी स्ट्रांग हो। करेक्ट। इसलिए आपके हाथ में अपनी बोन्स को स्ट्रांग बनाना है, और स्ट्रांग बनाने के लिए नो डाउट हर आदमी जानता है कि अगर मैं एक्सरसाइजेस करूंगा तो मेरी मसल स्ट्रांग हो जाएंगी, मेरे लिगामेंट स्ट्रांग हो जाएंगे, और जहाँ पर भी टीयर वियर हो रहा है उसके लिए उसके आसपास के जितने भी टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उनको आपको स्ट्रांग बनाना है बाय डूइंग एक्सरसाइजेस। लेकिन वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस नहीं होनी चाहिए, नॉन वेट बियरिंग, कि आप वजन नहीं डालना है इसके ऊपर, बिना वजन डाले हुए आप अपने घुटनों की एक्सरसाइजेस करिए। श्योर। सर, आपने कैनबिस ऑयल के बारे में सुना? जी हाँ। क्या होता है, थोड़ा सा आप बताएंगे उसका क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि लोगों को उस ऑयल से आराम मिला है बहुत। देखिए, कैनबिस ऑयल जो है अगेन इट इज़ ए पेन किलर, एंड हम कैनबिस कैन बी कंज्यूम्ड, लेकिन इसमें एडिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कैनबिस इज़ रादर नॉट यूज्ड। लेकिन जहाँ पर भी हम लोकली अप्लाई करते हैं तो अगेन वही जो हम दूसरे तरीके के तेल लगाते हैं, उसी तरह अगर हम कैनबिस जो है अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में लगाते हैं तो हमारे पेन के अंदर सप्रेशन होगा और पेशेंट को थोड़ा आराम मिल जाएगा फॉर 4 to 6 आवर्स और 8 आवर्स। आपने दिन में 2-3 बार लगा लिया, जब आपका एक्टिव
आपको काम करना है तो आपको पेन कंपैरेटिवली कम फील होगा। पेन किलर्स जो आप सिस्टमिक मुंह से लेते हैं या इंजेक्शन से लेते हैं, उसका सिस्टमिक इफेक्ट रहता है, सारी बॉडी पर रहता है। लेकिन जहाँ पर आप केवल जॉइंट के अराउंड ले रहे हैं तो वहाँ पर सिस्टमिक इफेक्ट उसका बहुत कम रहेगा। तो इसलिए आजकल थोड़ा सा लोग ऑयल्स एंड कैनाबिस जो आपने अभी कहा उसको यूज़ इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं? साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन क्योंकि ये लोकली इफेक्ट करता है, लेकिन फिर अगेन थोड़ा बहुत एडिक्शन टू द जॉइंट हो जाता है। वो आपका जो है डिपेंडेंसी आ जाती है। आप जब तक वो तेल नहीं लगा लेते हो आपको लगता है मेरे को डिस्कम्फर्ट हो रहा है घुटने में, मैं फिर लगा लूँ। जैसे कि आप अदरवाइज दूसरी ड्रग्स लेते हैं पेन किलर्स, उनके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी होती है। जैसे ओपीएम की जितने भी अल्कोलॉइड्स हैं वो आपको हैबिट फॉर्मिंग है। सो इज़ विद दिस ऑल्सो व्हेन यू यूज़ इट। तो कंपैरेटिवली केवल एक्यूट पेन के अंदर ही इनको यूज़ करना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी फॉर ए लॉन्ग टाइम। गॉट इट। सर आजकल लोगों को ना ये सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा है जी, और उनको एक हम्प सा निकल जाता है पीछे जी। चलो। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आई गॉट इट। और यूजुअली ये जो आपने कंप्लेंट बताई ये लेडीज़ बहुत करती हैं। ये अगेन मैंने देखा है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के साथ साथ आपका पोस्चर थोड़ा सा आगे को आपकी नेक झुक जाती है, और जो फैट डिपॉजिट है वो सर्वाइकोथोरेसिक रीजन के अंदर, जहाँ हमारी गर्दन हमारे नीचे के हिस्से से मिलती है, उस जगह पर प्रोट्रूबरेंस हो जाता है, वहाँ फैट डिपॉजिट हो जाता है। आपका जो टूल है उसके थ्रू एक बार आप बताएंगे? इसके थ्रू थोड़ा सा आसानी हो जाएगी समझने में। नहीं, बड़े वाला दिखाओ। बड़े वाला आप इसको अपने, हाँ देखिए, ये ऊपर तो स्कल है, उसके बाद हमारी ये 33 वर्टिब्राज हैं। 7 वर्टिब्राज हमारी जो है सर्वाइकल रीजन की होती हैं। सर्वाइकल 7 के बाद हमारा थोरेसिक शुरू होता है। ये जो C7 वर्टिब्रा है, C1 पहले नंबर की, और ये हमारी स्कल है। स्कल के बाद C1, C2, C3, 4, 5, 6, 7 वर्टिब्रा जो है उसका ये पोस्टीरियर पार्ट ये रहा। तो ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। ये सभी में देखेंगे तो ये प्रोमिनेंट होता है। और हमारी गर्दन जो होता है वो सर्वाइकल कर्व होता है, लॉर्डोसिस होती है उसमें, और ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रहती है। इसके अराउंड जो हमारा फैट डिपॉजिट होता है उसी को आप एक तरह से हम्प कह रहे हैं कि वो हम्प आ जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो हम्प है, एक तो ये फैट डिपॉजिट से हुआ है, दूसरा हमारा बैड पॉस्चर से होता है। जो हम आगे झुककर जो काम करते रहते हैं उसकी वजह से ये हम्प हो जाता है। हम्प अपने आप में कोई डिजीज नहीं है, ये कोई वो नहीं है। दिस इज ड्यू टू द बैड पॉस्चर एंड डिपोजिशन ऑफ फैट। और ये सर्वाइकल जो होता है सर जी, इसका कोई इलाज नहीं है? मैंने कहा ना, हर चीज टीयर वियर है, और टीयर वियर का इलाज सबसे ज्यादा जो है प्रिवेंशन है। आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, आप अपनी एक्सरसाइजेस करिए, तो उसी से आप अपनी गर्दन का दर्द, अपनी कमर का दर्द, अपने घुटनों का दर्द, इन सब के ऊपर आप काफ़ी कुछ राहत पा सकते हैं। सर आपने बोला कि ये सिर्फ एक्सरसाइज के थ्रू ठीक हो सकता है, वैसे इसका कोई इलाज नहीं, आई गेस। देखिए, ऐसा मैंने नहीं कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने ये कहा कि ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, और इसमें आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा जिससे कि ये टीयर वियर कम हो। ठीक है। अगर आपको कोई भी बीमारी हो जाती है तो आप ये नहीं कह सकते कि इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज प्रिवेंशन है, और जब एक बार हो गई और पूरी तरह से जॉइंट कोई भी खराब हो गया तो फिर उसके बाद आपका के पास केवल एक ही तरीका है कि आप उस जॉइंट को रिप्लेस करें, जॉइंट रिप्लेसमेंट। जबकि बिल्कुल आपका जॉइंट किसी भी तरीके से आपका साथ नहीं दे रहा है। जैसे आपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कही, अर्ली स्टेज में आपको कम से कम 10 से 15 साल तक अलार्म बजता रहेगा, ऑफ एंड ऑन, मे बी महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार। आपको नेक के अंदर थोड़ी स्टिफनेस फील होएगी, आपको थोड़ा सा पेन होगा, कभी कभी झंझनाहट होकर हाथ में दर्द आ जाएगा। दीज आर ऑल द अलार्म्स। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, अपना पोस्चर
सही नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे अंदर टियर वियर बढ़ता जाएगा और एक दिन आएगा कि आपको कांस्टेंट पेन रहेगा। फिर आप सोचेंगे क्या मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी ऑपरेशन की ज़रूरत तो नहीं है। सर ये जो नर्व कंप्रेशन होता है इसको थोड़ा सा और खोल के बताएंगे आप? नर्व कंप्रेशन मैं बताना चाहूँगा इस मॉडल से ही, क्योंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है इसमें 33 बोन्स हैं जो कि हमारी गर्दन में C1 मैंने बताया था, C1 वर्टिब्रा यहाँ पर हुई और उसके बाद ये लास्ट वाली कॉक्सिक्स बोन होती है जहां हम इसे टेल बोन भी कहते हैं। हर लेवल के ऊपर एक एक पेयर हमारी जो है नर्व रूट्स निकलती हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है हमारी स्कल में जो ब्रेन है वहां से स्टार्ट होता है और वो इट एंड्स एट द लेवल ऑफ L1 वर्टिब्रा। उसके बाद की जो ब्रांचेज हैं वो केवल ब्रांचेज ही निकलती हैं। तो हमारे ब्रेन से सिग्नल जाता है? हाँ, जितने भी हमारा बॉडी कंट्रोल होती है वो बॉडी हमारी कंट्रोल हो रही है केवल ब्रेन से। दिस इज द पावर हाउस ऑफ द ब्रेन। तो अब मैंने कहा कि पेन जो है, आपने कहा कि नर्व कंप्रेशन क्या होता है। आपने यूजुअली सुना होगा कि मेरे को डिस्क हो गई, मेरी नस दब गई, मुझे शाटिका का दर्द हो गया, मेरे हाथ में दर्द आ गया। तो ये जो नर्व है हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, या तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बोन बन जाए या हमारी डिस्क हट जाए पीछे को, तो यहाँ पर एक एपर्चर से जो नर्व निकली है और हमारे हाथ में जा रही है या हमारी इस लेवल से हमारे पैर में जा रही है, किसी भी लेवल पे निकलकर हमारी किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट को वो सप्लाई कर रही है। अगर उस पर कंप्रेशन होगा, दबाव पड़ेगा, तो वो कैसे चिल्लाएगी? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पेन। तो एक्यूट पेन होता है, जो नर्व्स का पेन है वो एक्यूट पेन होता है, एगोनाइजिंग पेन होता है। पेशेंट कहता है जी मेरे को बिल्कुल मेरा हाथ कटा जा रहा है, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो ये नर्व रूट पेन्स जो हैं वो यूजुअली किसी दबाव के कारण होते हैं। गॉट इट। सर आपके पास ये मॉडल है तो स्लिप डिस्क के बारे में मुझे याद आ गया जी। तो स्लिप डिस्क जब होता है तो कहाँ पे असर पड़ता है और कैसे कैसे वो पूरा प्रोसेस बताइए। देखिए, मैंने कहा कि हर वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क है। हाँ। लेकिन सबसे ज्यादा जो मोबाइल स्ट्रक्चर है हमारी इस स्पाइन के अंदर, रीढ़ की हड्डी में, वो हमारा गर्दन है और फिर लंबर रीजन है, कमर का हिस्सा है, लोअर जो बैक सबसे ज्यादा मोबाइल है, जो सबसे ज्यादा हिलता डुलता हमारे को मूवमेंट देता है। तो जहां मूवमेंट ज्यादा होगी वहां टियर वियर ज्यादा होगा। तो अगर हमारी सर्वाइकल डिस्क हटेगी तो हमारी नर्व जो है गर्दन से जो निकल रही हैं उनके ऊपर दबाव पड़ सकता है और हमारे हाथ में दर्द आएगा या गर्दन में दर्द आएगा। लेकिन आप जब डिस्क प्रोलैप्स कहते हो तो यूजुअली जो हमारी पॉपुलेशन है वो समझती है कि अगर मुझे डिस्क हो गई तो वो हमारी कमर की डिस्क हट गई है। तो कमर की हमारी जो 5 हड्डियां हैं, लंबर L1 to L5, इसके बीच की जो ये नर्व्स निकल रही हैं, और अगर हमारी ये डिस्क पीछे को हट जाती है तो ये इस नर्व के ऊपर प्रेशर डालती है और यहां से जो पेन शुरू होता है वो हमारी अप टू द टो, हमारे पैर की उंगली तक जा सकता है। और नर्व जब ज़्यादा प्रेस रहती है तो एक टाइम ये आ जाएगा कि नर्व जो है वो पेन के सिग्नल्स भी ट्रांसमिट करना बंद कर देगी। तो हमारे पैर में सुनपना आ जाएगा, पैर की हरकत बंद हो जाएगी। तो डिस्क प्रोलैप्स जो होती है बहुत कॉमन हो गई है और वो भी वही है जैसे कि हमारी गर्दन में टियर वियर ऑफ द कार्टिलेज ऑफ, दैट इज यहाँ की जो कार्टिलेज है उसको हम डिस्क कहते हैं। हमारी जो घुटने की कार्टिलेज थी उसको हम कार्टिलेज ही कहते हैं या मेनिस्कस कहते हैं, लेकिन यहाँ की कार्टिलेज को हम डिस्क कहते हैं। तो डिस्क का हटना बहुत कॉमन हो गया है। हमारी सीडेंटरी लाइफ से हमारी जो मसल्स अराउंड द बैक या एब्डोमिनल मसल्स हैं वो वीक पड़ जाती हैं और वीक पड़ने से क्या होगा, हम आगे झुकते हैं, कोई वजन उठाते हैं, कुछ दौड़ते हैं, कुछ करते हैं, तो उससे हमारी जो स्ट्रेस पड़ेगा वो मसल्स बियर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी वीक हैं।
तो स्ट्रेस पड़ेगा हमारी कार्टिलेज के ऊपर, कार्टिलेज मीन्स डिस्क के ऊपर, तो उसमें टीयर वियर होकर वो अपनी जगह से थोड़ा सा सरक जाती है। सरकने से जब वो पोस्टीरियरली पीछे की तरफ जाती है, पीछे का मतलब यहीं पीछे की तरफ, दिस इज, और यहाँ हमारी नर्व निकल रही है, इसके ऊपर जैसे ही प्रेशर पड़ेगा हमारे पैर में सियाटिका का दर्द या हरकुनिशा का दर्द हो जाएगा। मरीज आकर मेरे से पूछते हैं कि हमें तो उन डॉक्टर ने ये बताया कि मेरी डिस्क कट गई, आप कह रहे हो सियाटिका हो गया। तो मैं उन्हें समझाता हूं कि डिस्क और सियाटिका एक ही चीज है। जब डिस्क हटेगी तो नर्व प्रेस होएगी, उस दर्द का नाम सियाटिका है, और जो कारण बना वो डिस्क का हटना है। एक डॉक्टर ने आपको कारण बताया, एक ने उस दर्द का नाम ले दिया, हरकुनिशा का दर्द या सियाटिका का दर्द। सर ये जो डिस्क हटी है, इसको ऑपरेशन के थ्रू रिप्लेस किया जा सकता है उसी जगह पे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि एक बार डिस्क अगर हट गई आप दोबारा उसको उसी जगह पर नहीं डाल सकते, क्योंकि ये बहुत ही टाइट कंपार्टमेंट होता है, और ये डिस्क जो होती है एक तरह का कुशन है और ये एक तरह का शॉकर्स है। इसके चारों तरफ जो है बड़ी हार्ड लेयर होती है और अंदर जिलेटिनस मटेरियल भरा रहता है। जैसे ही बाहर का आवरण फटता है, अंदर से जिलेटिनस मटेरियल बाहर निकल जाता है। आप उस जिलेटिनस मटेरियल को दोबारा अंदर नहीं डाल सकते। आई ऑलवेज से कि अगर चाइल्ड बर्थ हो रहा है और इफ बेबी हैज कम आउट, यू कैन नॉट पुट द बेबी बैक टू द वुम। इसी तरीके से डिस्क को आप दोबारा अंदर नहीं डाल सकते। अगर ये डिस्क का मटेरियल बाहर आ गया, उसने उसको प्रेस कर दिया और वो आपको बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, आपको किसी भी तरीके से राहत नहीं मिल रही है दर्द में, या आप बहुत सारे आपकी नर्व्स इतनी प्रेस हो गई कि सुनपना आ गया, आपका पैर चलना बंद हो गया, पेशाब का बंद लग गया, तो ऐसी कंडीशन में इमीडिएट आपको ऑपरेशन करके उस डिस्क के मटेरियल को निकालना पड़ता है। आप दोबारा मटेरियल को वापस नहीं डाल सकते, लेकिन आप उसको एक्सरसाइज करके निकाल देते हैं जिससे कि नर्व के ऊपर प्रेशर हट जाए। सो सर, जो लोग डेडलिफ्ट करते हैं या स्क्वाट्स वाली एक्सरसाइज करते हैं, उनके भी स्लिप डिस्क अगर किसी के हो गया तो वो उस प्रैक्टिस को दोबारा नहीं कर सकते ना? देखिए, उसमें ऐसा है कि अगर माइनर डिस्क प्रोलैप्स हुआ है, माइनर हुआ है और उसमें थोड़ा सा मटेरियल बाहर आया है, तो धीरे धीरे विद टाइम वो श्रिंक कर जाता है। श्रिंक करके प्रेशर खत्म हो जाता है, पेशेंट एब्सोल्युटली नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद वो अगर अपनी एक्सरसाइजेस करता रहता है और दोबारा कभी वेट उठाता है या कुछ होता है, तो चांस की बात है कि वो पेन दोबारा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर उसने अपनी मसल्स को स्ट्रांग बना लिया है तो स्ट्रेस अंदर कम पड़ेगा, और स्ट्रेस कम पड़ेगा तो हो सकता है दोबारा उसको डिस्क नहीं हो। लेकिन अगर किसी को एक बार डिस्क रप्चर हो गया तो अराउंड 80 to 90% चांस है कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से उसको लाइफ टाइम में दोबारा रिकरेंस हो सकती है। इसीलिए अगर आपको एक बार डिस्क की प्रॉब्लम हो गई तो आपको हमेशा अपना ध्यान रखना जरूरी है कि एक तो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है, क्योंकि फॉरवर्ड बेंडिंग में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। जो प्रेशर है डिस्क का वो मैनी टाइम्स बढ़ जाता है जब आप आगे झुककर वेट उठाते हो। तो पेशेंट यूजुअली पूछते हैं क्या जी, हम अभी तो 25-30 ईयर्स के हैं, क्या हम वेट ही नहीं उठाएंगे? मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है, आप वेट उठाएंगे लेकिन प्रिकॉशन से। आप अपनी कमर को ऐसे यूज नहीं करिए जैसे क्रेन हो कि आप सडनली एकदम आगे झुके और सीधे हो गए, तो आपकी डिस्क के ऊपर जोर पड़कर आपको कभी भी दोबारा डिस्क रप्चर हो सकता है। इसीलिए आपको हमेशा अपनी एक्सरसाइजेस करके अपनी बैक मसल्स को स्ट्रांग रखना है और कुछ प्रिकॉशंस लेनी है। वेट उठाते हुए थोड़ा ध्यान रखना है कि वेट उठाने के टाइम अपने घुटने मोड़कर धीरे से ज़्यादा वेट भी उठा सकते हैं, मसल सपोर्ट कर देती है, मसल सपोर्ट। लेकिन आप अपनी बैक को, अपनी स्पाइन को क्रेन की तरह यूज मत करिए, क्योंकि आपको टेंडेंसी है डिस्क की। हर को तो नहीं होती, कुली लोग हैं बहुत वेट उठाते हैं, उनको सबको तो कमर में दर्द नहीं होता। लेकिन जो लोग सिडेंट्री लाइफ लीड करते आ रहे हैं और सडनली उनके ऊपर स्ट्रेस पड़ जाता है, तो उनको
चांसेस रहते हैं कि डिस्क प्रोलैप्स उन्हें ज़्यादा होगा अगर उनकी डिस्क जो है वीक है। फिर वही बात आती है, क्योंकि इसके अंदर जो है कार्टिलेज है, कुछ लोगों की कार्टिलेज स्ट्रांग होती है, कुछ लोगों की कार्टिलेज उतनी स्ट्रांग नहीं होती, उनको ज़्यादा टेंडेंसी होती है डिस्क की प्रॉब्लम होने की। सर आपको क्या लगता है फ्यूचर में, जैसे एआई शेप अप कर रहा है अभी बहुत ज़्यादा और टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है, इन फ्यूचर इसको सही किया जा सकता है? आपको लगता है ऐसा, या नहीं हो ही नहीं सकता है? देखिए, जो एडवांसमेंट है वो हमारी बायोलॉजी को रिप्लेस नहीं कर सकता कोई भी। ये हर चीज को सोचना होगा, चाहे हम कितनी एडवांस हो जाएं, हमारी बायोलॉजी को कोई चीज रिप्लेस नहीं कर पाएगी। हमने कहा कि ये डिस्क भी उसी तरह से है। क्या आप उस डिस्क जैसा टिश्यू दोबारा बना पाओगे और उसको रिप्लेस कर पाओगे? क्योंकि अभी कुछ सालों पहले हमारी आर्टिफिशियल, जैसे हमने जॉइंट रिप्लेसमेंट किया, उसी तरह उन्होंने कहा जब डिस्क हमने निकाल दी तो वहां पर एक तरह की वॉइड क्रिएट हो गया, दो वर्टिब्रास के बीच में खाली जगह हो गई। तो आपने डिस्क निकाल दी, एक डिस्क निकाल दी, एक तरह का एक शॉकर आपने गाड़ी का निकाल दिया, तो 3 शॉकर्स के ऊपर जोर पड़ने लगा। जब आपकी 5 डिस्क हैं लंबर रीजन में, आपने 1 या 2 निकाल दी तो 2 या 3 के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। कुछ सालों बाद आपके वो डिस्क भी डीजनरेट कर जाएंगे, टीयर वियर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने, डॉक्टर्स ने सोचा क्यों नहीं रिप्लेस कर दिया जाए, जैसे कि हमने जॉइंट रिप्लेस कर देते हैं। तो आर्टिफिशियल मेटल की एक डिस्क बनाकर डाली गई जब हमने डिस्क को निकाल दिया, लेकिन उसके रिजल्ट भी बहुत सक्सेसफुल नहीं रहते हैं। लेकिन कुछ सेंटर्स पर अब भी उस रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ दैट पेशेंट को पेन रहने लगता है। बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे कि आपने डिस्क की सर्जरी कराई और आपको राहत मिल गई, लेकिन आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर्स पेशेंट दोबारा कमर का दर्द लेकर आ गया, क्योंकि आपने आज एक डिस्क निकाली, कल दूसरी डिस्क तंग करने लगेगी, उस पर स्ट्रेस पड़ने लगेगा। जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, आप अपनी एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे, आप अपनी कमर का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपको कभी ना कभी दोबारा कमर का दर्द रह सकता है। और इसको हम फेल्ड बैक सिंड्रोम कहते हैं। जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, आज से 40 साल पहले डिस्क सर्जरी बहुत कॉमन थी। वो अपेंडिक्स की तरह जिसको डिस्क होती थी उसकी निकाल देते थे। उन्होंने पाया, लेकिन लेट रिजल्ट्स वर वेरी बैड। उनको कमर दर्द उन पेशेंट्स को कहीं ज़्यादा बाद में होने लगा। इसलिए डिस्क सर्जरी आजकल सिलेक्टेड केसेस में ही वेस्टर्न कंट्रीज में करते हैं। हमारे कंट्री में कंपैरेटिवली जो मैं देख रहा हूँ, वो वाली चीज़ पिछले 10 साल से आई है कि आपको आज कमर में दर्द हुआ, आपने आज ही MRI कराया और आपने इमीडिएटली कहा कि मेरे डिस्क हो गई, एंड विदिन, बिकॉज आप इंश्योर्ड हैं, आप किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाते हैं, विदिन ए वीक और 10 डेज और 15 डेज आप अपनी डिस्क सर्जरी करा लेते हैं। लेकिन लेट रिजल्ट्स आर वेरी बैड ऑफ दिस टाइप ऑफ डिसेक्टमी, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं रही। ज़्यादातर कमर के दर्द जो हैं 6 वीक्स to 8 वीक्स में अपने आप ठीक हो जाते हैं। 90% केसेस में आपको आज चनका आया, आज दर्द हुआ, आपको 80 to 90% केसेस में राहत मिल जाएगी 6 वीक्स to 8 वीक्स बाय एनी मीन्स। कि आप उसमें कहते हैं मैंने ये ट्रीटमेंट लिया, ये ट्रीटमेंट लिया। जिन केसेस में ठीक नहीं होते हैं, उन केसेस में आपके पास दूसरे उपाय हैं। जैसे कि जो मेरा रिसर्च टॉपिक है वो है डायरेक्ट मेडिकेशन एट द साइट ऑफ प्रेशर ऑन द नर्व। तो उसमें हम क्या करते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन को डायरेक्ट स्पाइन के अंदर डालते हैं, जिससे कि डिस्क का मटेरियल जो है वो श्रिंक कर जाता है अर्ली, और नर्व के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। इसको हम एपिड्यूरल
मेडिकेशन कहते हैं, मैं मोर देन 30,000 पेशेंट्स के अंदर एपिड्यूरल लगा चुका हूँ। दैट इज द हाईएस्ट नंबर इन द वर्ल्ड, बिकॉज मैंने 1981 में इस टेक्निक को शुरू किया था और आज मैंने पाया कि सिलेक्टेड केसेस के अंदर अगर प्रॉपर टेक्निक से हम इंजेक्शन से ये दवाई डालते हैं तो जो आपकी डिस्क निकालने की ज़रूरत थी उसको आप श्रिंक कर सकते हैं। श्रिंक करके वो वहीं पड़ी रहती है, लेकिन आपकी नर्व को प्रेस नहीं करती और वो साइलेंट मोड में चली जाती है। तो दैट इज़ मच मच बेटर देन द सर्जरी, जहाँ पर सर्जरी आपको इमीडिएट रिलीफ देती है लेकिन लेट रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन एपिड्यूरल देने के बाद अगर आप अपने लाइफस्टाइल को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, अपनी कमर की एक्सरसाइजेस करते हैं और कुछ जो डॉक्टर ने बताया है कि आप अपनी कमर को मिसयूज़ नहीं करो, आप वैसे करते हैं तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। गॉट इट सर, जो बेसिकली मसाज वगैरह कराता है थोड़ा बहुत, वो मसाज वगैरह करानी चाहिए, उसका कुछ इफेक्ट होता है कि नहीं? किस केस में? बैक के अंदर ज़्यादा कोई इसका रोल नहीं है। ओके। क्योंकि ऑलरेडी जो आपकी मसल्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हैं, और मसाज के साथ साथ आपने देखा होगा लोग लात लगवा लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा रूरल पॉपुलेशन की तरफ चलता हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं हमको हरकुनिशा का दर्द हो गया और हमने जो है लात लगवाई और हम ठीक भी हो गए। अगर 10 लोगों को वो लात मारता है कोई जर्रा टाइप, जो लोग ऑस्टियोपैथ हम लोग कहते हैं उनको, उनमें से 3-4 को राहत भी मिल जाती है। मे बी साइकोलॉजिकल और समटाइम्स काउंटर इरिटेंट की तरह उनकी जो लात लगना रहता है। और मैंने कहा कि अपने आप रेमी जाए, अगर आज आपको वायरल फीवर हुआ है तो 6-7 डेज के अंदर वो ठीक हो जाएगा। आपने 5 डेज किसी टॉप के फिजिशियन को दिखाया, 6th डे आप किसी अनक्वालिफाइड डॉक्टर के पास चले गए, उस दिन जाकर फीवर खत्म हो गया। तो आप कहेंगे मैं बेस्ट डॉक्टर के पास गया, वो ठीक नहीं कर पाए, लेकिन मैंने एक पुड़िया किसी डॉक्टर की अनक्वालिफाइड की खाई और मेरा बुखार उतर गया। बिकॉज वायरल फीवर भी 6-7 डेज पर अपने आप में। इसी तरह बैकिक के अंदर जो डिस्क है, जो आज प्रोट्रूड करी है, जो बाहर आई है आज, वो फर्स्ट वीक में बहुत तंग करेगी। धीरे धीरे ऑटोमेटिकली नेचर जो है खुद ही उसको श्रिंक कर देता है थोड़ा, और श्रिंक करने से आपको राहत मिल जाती है। उस दौरान आप कोई भी ट्रीटमेंट ले लेंगे तो आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। सर, एक और चीज़ होती है, किसी किसी के बोन में बहुत पेन होता है, हड्डियों में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, वो किस रीज़न की वजह से? देखिए, ये एक्स एंड पेन्स हैं, इसके बहुत सारे का। मैंने फिर दोबारा मैं उसी बात पर आ जाता हूँ कि आपको ये देखना है कि कारण क्या है दर्द का, कि आपको कैसा दर्द है। क्या प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर आपको कुछ टाइम दे, आपको एग्जामिन करे, आपको सुने। अगर कोई अच्छा डॉक्टर है तो वो अपने मरीज को अगर 5 मिनट सुन लेता है तो वो अपने दिमाग में डायग्नोसिस बना पाएगा, अगर वो ही नोज अबाउट द डिजीज। जैसा आपने कहा हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, ये मसल पेन भी हो सकते हैं, कोई सिस्टेमिक डिजीज भी हो सकती है। तो इसलिए आपको फिर यही है, या लोकल कोई पैथोलॉजी भी हो सकती है कि आपकी एल्बो में कोई टेनिस एल्बो हो रहा हो, उसकी वजह से रेफर्ड पेन आ रहा है, आपके हाथ में झंझनाहट हो रही है, आपको कार्पल टनल सिंड्रोम। देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ डिजीजेज जो कि एक ही अलार्म बजता है, दैट इज पेन। उस पेन का आपको कारण ढूंढना है और उसको एड्रेस करना है। गॉट इट। सर, अगर देखा जाए अपनी बोन को स्ट्रॉन्ग करना अगर, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आप रिकमेंड करते हैं? इन लाइफस्टाइल भी हो गया, फूड के टर्म में हो गया। यू आर वेरी करेक्ट कि आपको अपनी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, जिसके अंदर आपकी बोन्स आती हैं, मसल्स आती हैं और लिगामेंट्स आते हैं। आजकल जो हमारा सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है उसकी वजह की देन है कि हमारी बोन्स काफ़ी वीक हो गई हैं, हमारी मसल्स वीक होती जाती हैं। हम जिस तरीके से इतने घंटों तक हम अपने सिस्टम पर बैठे रहते हैं, हम खेलते नहीं हैं। इंडोर गेम्स हम यूजुअली बच्चे खेलते हैं या देखते हैं, उन सब की वजह से हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं। और
ऑस्टियोपोरोसिस इज द वर्ड फॉर दैट, कि अगर हम बोन वीक हो जाए। ऑस्टियो आर्थराइटिस दर्द का नाम है, जो जोड़ों का दर्द है, और ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स बोन्स का वीक हो। ऑस्टियो मीन्स बोन, पोरोसिस मीन्स पोर्स, बोन के अंदर पोर्स हो जाना, छेद हो जाना। Okay. तो हम ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो बोन्स का वीक होना है। अगर बचपन में ही बोन वीक हो जाती है तो उसके कारण हमारे बोन्स बड़ी ही जो मेलिएबल हो जाती हैं, और उस कंडीशन में डिफॉर्मिटी पैरों में आ जाती है। हम रिकेट्स कहते हैं। आज ही मैंने 3 बच्चों की रिकेट्स का इलाज किया। उनके तीनों बच्चे, तीनों लड़कियां थी, तीनों 3 साल से छोटी थी, तीनों के पैर अंदर को मुड़ गए थे। तो ये कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, जब हमारी इन्फेंट, जब बच्चा है पैदा हुआ है, उसके बाद अप टू 1 ईयर अगर उसको कैल्शियम विटामिन डी नहीं मिले, वो किसी भी फॉर्म, या तो माँ का दूध ना पिए, या उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो, बीमार ज़्यादा रहा हो, उसे दस्त ज़्यादा रहते हैं तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता, विटामिन डी, तो उसको रिकेट्स की बीमारी होती है। लेकिन जब हमारी बोन्स मेच्योर हो गई आफ्टर 20 ईयर्स, उस कंडीशन में हमारे को या तो ऑस्टियोपोरोसिस होगी या ऑस्टियोमलेशिया होगा। ऑस्टियोमलेशिया यूजुअली लेडीज में होता है। बोन्स बहुत ज़्यादा मेलिएबल हो जाती हैं। जब मल्टीपल बर्थ्स, किसी लेडी में मल्टीपैरा है, उन केसेस में 7 बच्चे 9 बच्चे हो गए, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, तो उन केसेस में उनको सारी बॉडी में दर्द रहने लगता है, फ्रैक्चर होने लगते हैं, बिना चोट लगे ही फ्रैक्चर होने लगते हैं। लेडीज चलते चलते जो है जरा से झटका सा लगा उनको फ्रैक्चर, नेक फीवर हो जाता है। तो ऑस्टियोमलेशिया, उनको पेल्विस में फ्रैक्चर हो जाता है। और ये सब वो हैं जिनके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी और प्रोटीन की कमी रही है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं रहा है। हमारी पॉपुलेशन में जो, ऐसा नहीं है केवल गरीब लोगों में ही ऐसा है, जो प्रॉपर जिनके घर में सोशो इकोनॉमिक मीडियम है, आई मीन मेडियोकर है, उन केसेस के अंदर भी मेरे को ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिला। लेकिन लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वालों में ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, जब ऑलरेडी बोन्स पूरी तरह से स्ट्रांग हो चुकी हैं और कैल्शियम विटामिन डी धीरे धीरे कम आपने कंज्यूम किया है, या आपको कोई डिजीज रही है, या आप किसी ड्रग्स के ऊपर रहे हैं। आजकल लाइफस्टाइल डिजीज, जैसे आपका थायराइड, आप उसकी दवाई लेते रहे हैं। थायराइड, आपके अंदर थायराइड की हार्मोन की कमी है, तो हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, उसकी आप दवाई लेते हैं, वो भी आपकी बोन्स को वीक करता है और अपने आप में ये डिजीज भी वीक करता है। डायबिटीज़ की जो बीमारी है, हाइपरटेंशन की जो बीमारी है, ये सब बीमारियां जो हैं ये हमारी बोन्स को वीक करती हैं। तब ये ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस में कोई लक्षण नहीं होता। ऑस्टियोमलेशिया में तो दर्द रहेगा, लेडी आकर कहेगी कि मेरे दर्द रहता है, मेरे हाथ में दर्द, पैर में दर्द, मेरे यहाँ दर्द। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में आकर पेशेंट ये नहीं कहता मेरे दर्द है, वो बिल्कुल नॉर्मल आता है। लेकिन सडनली एक दिन जोर से खांसा या छींका तो उसकी पसली में फ्रैक्चर हो गया। अच्छा, पसली में फ्रैक्चर, क्योंकि उसकी बोन्स इतनी वीक है। तो हमें एकदम हमारे कान खड़े हो जाते हैं कि इसका मतलब इस पेशेंट में ऑस्टियोपोरोसिस हो गई। इसकी बोन, ऑस्टियो मीन्स बोन, पोरोसिस मीन्स पोर्स बन गए हैं, वीक हो गई है, कि वो एक खांसने के स्ट्रेस को ही नहीं झेल पाई हमारी जो पसली है। या आप गाड़ी में बैठे हैं, सडनली जर्क लगा और आपकी वर्टिब्रा में फ्रैक्चर हो गया। तो ऑस्टियोपोरोसिस हमेशा फ्रैक्चर से अपने आप को एक्सप्रेस करती है। जैसे और जगह पर तो पेन होता है, यहां पर कॉम्प्लिकेशन होती है, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन, मतलब फ्रैक्चर हो जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा खतरनाक है। ओल्ड एज के अंदर सडनली पेशेंट को जरा सा वो चलते चलते जर्क लगा और फ्रैक्चर नेक फीमर हो गया। अब 80-85 ईयर्स का है, बहुत सारी अदर बीमारियां हैं, वो बेड रिडन हो जाता है फ्रैक्चर नेक फीमर के बाद। इसीलिए हम कहते हैं फ्रैक्चर नेक फीमर ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से जो है, जो मॉर्टेलिटी रेट है वो 70 to 80% है।
एट द, क्योंकि वो बेड रिडन हो जाता है, उसे दूसरी बीमारियां भी हैं और मेजर सर्जरी होती है, तो कंपैरेटिवली मॉर्टिलिटी आई मीन डेथ रेट काफ़ी कॉमन है। तो ऑस्टियोपोरोसिस भी काफ़ी फैटल डिजीज़ है उस तरीके से अगर हम देखते हैं तो। वैसे ये साइलेंट रहती है, आपको कोई लक्षण ही नहीं आता। वो बीमारियां ज़्यादा खराब हैं जिसमें कोई लक्षण एक्सप्रेस नहीं होता, जब तक कि कोई, जैसे कि आपको MI मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक हुआ, अगर दर्द हो गया तो आप फौरन डॉक्टर के पास भागेंगे, और दर्द ही नहीं हुआ, सडनली ब्लॉकेज हो गया और सडनली कार्डियक अरेस्ट हो गया विद इन ए मिनट, तो दैट इज मोर डेंजरस। अगर आपको एंजाइना का दर्द हो गया तो अलार्म बज गया, आपने प्रिकॉशंस ले ली, ट्रीटमेंट ले लिया, लेकिन सडन अगर आपको कार्डियक अरेस्ट हो गया बिना किसी अलार्म के, दैट इज मोर डेंजरस। इसी तरह ऑस्टियोपोरोसिस है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस तब आपको पता चलेगी मुझे है जब आपको फ्रैक्चर हो जाएगा। मैंने अभी ना एक केस देखा, अपनी फैमिली के अंदर ही देखा। ही इज़ लाइक इन आर्मी। हाँ जी, मैं आपको बताता, आप सुन लीजिए। तो मेरी फैमिली में ये केस हुआ कि वो आर्मी में बहुत फिट है, सारी चीज़ें, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं है। प्रोस्टेट कैंसर का 4th स्टेज, उनकी पीछे की रीढ़ की हड्डी का चूरा हो गया, कुछ ना कुछ टूटना स्टार्ट हो गया, और एक्चुअली में और कोई सिम्टम्स नहीं थे, कोई बाहर कुछ सिम्टम्स नहीं दिख रहा था। तो एक्चुअली में बहुत डेंजरस अगर देखा जाए तो। यू आर वेरी करेक्ट। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं मेरे को कमर में दर्द है, और कमर दर्द अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। कमर दर्द तो अगेन एक सिम्टम है, एक तरह का अलार्म बज रहा है। आपका कमर का दर्द बैड पोस्चर से भी हो सकता है कि आप गलत तरीके से बैठे हैं, और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी कैंसर के स्प्रेड से भी हो सकता है। जो अभी आपने अपने रिलेशन के बारे में बताया, उसमें उनके प्रोस्टेट का कैंसर साइलेंट था, इसलिए ये ज़्यादा खराब था। अगर उसने यूरिनरी प्रॉब्लम्स दे दी होती तो डॉक्टर के कान खड़े हो जाते और उसका ट्रीटमेंट ले लेता, लेकिन वो चुप अपनी जगह पर कैंसर डेवलप हुआ प्रोस्टेट का, लेकिन उसका जो स्प्रेड था वो आपकी रीढ़ की हड्डी तक फैल गया, और वहां पर जब हड्डी बोदी हो गई तो वहां फ्रैक्चर हो गया, और उसकी वजह से कमर में दर्द हुआ। और वो डॉक्टर को उसने आकर दिखाया कि मेरे बहुत तेज कमर में दर्द है। आपने एक्सरे किया तो देखा बोन जो है कोलैप्स पड़ी हुई है, और जब आपने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो कोलैप्स का कारण स्प्रेड ऑफ कैंसर था। तो मैं एक ही बात में, इस पूरी टॉक में एक ही बात पर मैं स्ट्रेस बार बार दे रहा हूं कि आपको अपने दर्द का कारण खोजना बहुत जरूरी है। उसको लाइटली मत लीजिए। कमर दर्द है तो इसको ये सोच के मत चलिए कि आपका कमर का दर्द चनका आने से ही हो गया है। कमर का दर्द किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे वो आपका, मैंने बताया कि गलत तरीके से आपका लाइफस्टाइल, या बहुत टीबी, आपकी रीढ़ की हड्डी में टीबी हो गई, वो भी आपको दर्द ही करेगी। चाहे आपकी रीढ़ की हड्डी में कैंसर हो गया, वो भी आपका दर्द ही करेगा। आपको डिस्क हो गई, वो भी दर्द करेगा। हंड्रेड्स ऑफ कारण हैं, लेकिन मरीज के पास केवल एक ही कंप्लेन है कि मेरे को कमर में दर्द रहता है, क्योंकि उसे एजुकेशन, उस बेचारे को और कुछ नहीं पता। उसे तो ये पता है कि मेरी कमर में चनका आ गया, मेरे कमर में सडनली दर्द शुरू हो गया। ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर केस को एक चैलेंज की तरह ले और इन्वेस्टिगेट करे कि इस केस में कमर दर्द का क्या कारण है, और उसको फिर एड्रेस करे। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, जैसा आपने उदाहरण दिया, ऐसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, और मैंने ज़्यादातर देखा है कि जो कैंसर है प्राइमरी, जहाँ पर वो डेवलप होना शुरू है, वो 40% केसेस में वहाँ पर कोई सिम्टम नहीं करता, कोई शोर शराबा नहीं करता। शोर शराबे का मतलब वहाँ से कोई भी आपको दिक्कत नहीं आती, वहाँ ग्रोथ हो रही है, चुपचाप लंग के अंदर एक छोटी सी ग्रोथ हो रही है। लेकिन वहाँ से जो कैंसर स्प्रेड करके बोन में गया, वहाँ पर आकर उसने दर्द किया, और आप जब दर्द का कारण ढूंढने लगे तो आपने देखा बोन तो खराब हो रही है,
तो फिर आप ढूंढते हैं कि ये खराब होने का क्या कारण है। तब पता लगता है कि ये तो लंग के अंदर इनके कैंसर है, या हमारे शरीर के आपने जैसे प्रोस्टेट का उदाहरण दिया था, या शरीर का कोई भी अंग, क्योंकि काफ़ी केसेस में जो प्राइमरी जहाँ पर कैंसर डेवलप हो रहा है वो वहाँ एक्सप्रेस नहीं करता, उससे दूसरी जगह पर जाकर अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जी सर, जिनको डिस्क में प्रॉब्लम है और जो जिम नहीं कर रहे हैं, बेसिकली अगर उनको अपनी बैक की मसल स्ट्रॉन्ग करनी है, उनको क्या रिकमेंड करोगे आप? एक्सरसाइजेज ऑफ द बैक। ओके, एक्सरसाइज ऑफ द बैक, उनको फिजियोथेरेपिस्ट को मिलना चाहिए और उसको जाकर के कहना चाहिए मुझे ये प्रॉब्लम है और इसके लिए मुझे अपने घर पर कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है। और नो डाउट योगा तो अपने आप में बेस्ट है ही, योगा तो एक स्वस्थ आदमी को सभी को करना है, लेकिन जिनको बैक की प्रॉब्लम है उनको पर्टिकुलर जो टेलर्ड एक्सरसाइजेज हैं वो जाकर उनसे फिजियोथेरेपिस्ट से सीखनी चाहिए या ऑर्थोपेडिक सर्जन को जाकर कंसल्ट करना चाहिए, और उसे दोबारा कमर दर्द ना हो, गर्दन का दर्द ना हो, या ऑस्टियोआर्थराइटिस तेजी से ना बढ़े, उसके लिए उसे क्या क्या करना है, कैसे करना है, इसका फिजियोथेरेपिस्ट ही आंसर देंगे। ठीक है सर, पॉडकास्ट के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे है। सो एक और सवाल मेरे दिमाग में आ गया, क्योंकि एक मेरा दोस्त है हर्षवर्धन, उसका फ्लैट फीट है, तो उसने बताया कि मैं चल भी नहीं पाता हूँ, मैं गिर जाता हूँ। तो मैंने कहा फ्लैट फीट होता क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर उसने बताया कि मेरे शूज़ की शेप भी अलग है, मैं चल भी जब पाता हूँ। थोड़ा सा इसको आप एक्सप्लेन करोगे कि क्या होता है और क्या इलाज है इसका? हालांकि ये जो आपने क्वेश्चन पूछा लास्ट में आकर, ये अपने आप में अलग है, लेकिन पैर तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, करेक्ट, नो डाउट। और आपने देखा होगा, हम कहते हैं कि फ्लैट फुट है और उसकी वजह से आर्मी में सिलेक्शन नहीं हो पाया या पुलिस में सिलेक्शन नहीं हो पाया। मुझे तो आकर ज़्यादातर यंग पर्सन्स आके कहते हैं मुझे तो कभी मेरे पैरों में दर्द रहा ही नहीं, मुझे क्यों बाहर कर दिया। हमारे पैरों के अंदर नॉर्मल आर्च होता है जो हमारे फुट की मसल्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो टोन को बनाए रखता है, जिससे कि हम चलते हैं और हमको फुट स्ट्रेन नहीं होता। जिनके अंदर वो आर्च जो होता है वो फ्लैट होता है, जब हम पैर को रखते हैं और आप देखें कि पैर बीच में से उठा हुआ नहीं है, उसको हम फ्लैट फुट कहते हैं। तो फ्लैट फुट में हमारा नॉर्मल आर्चिज ऑफ द जो फीट हैं दोनों पैरों के, तो वो डेवलप नहीं होते। ऐसे पर्सन्स को, मैं पेशेंट नहीं कहूँगा, पर्सन्स को कंपैरेटिवली फुट स्ट्रेन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं जब वो स्ट्रेस डालेंगे। इसलिए आर्मी में जब बहुत भागना पड़ेगा, पुलिस में भागना पड़ेगा, बहुत स्ट्रेस पड़ेगा और आपकी एज 30+ हो जाएगी, उस टाइम आपको फुट स्ट्रेन की ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो ऐसे केसेस के अंदर ये यूजुअली फैमिलियल टेंडेंसी भी होती है, और अगर आपको फ्लैट फुट है तो आप थोड़े बहुत मदद फुट की एक्सरसाइजेस करके कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि स्पेशल तरीके के शूज़, वो नो डाउट केवल जब आपको पैरों में दर्द रहने लगे तब आपको रिकमेंड किए जाते हैं, नहीं तो नॉर्मल शूज़ ही पहनिए, लेकिन अपने फुट की एक्सरसाइजेस करते रहें। लेकिन ये डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है कि आपको फ्लैट फुट है, जिससे कि आप हमेशा अपने पैरों की एक्सरसाइजेस करते रहें, जिससे कि 30+ 40+ पर आकर आपको फुट स्ट्रेन ना हो। ठीक सर, एक और आखिरी क्वेश्चन मैं लेके चलूँगा उन लोगों के लिए जो कम्प्लीटली बेड के ऊपर है। अब जैसे उनकी एज भी हो गई है और उन्होंने अपनी देखभाल के लिए कोई घर पे रखा हुआ है इंसान को, तो उनके लिए आप क्या बोलोगे, उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि एक ही तरह से पड़े हुए हैं वो पूरा, अगर देखें तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, पहले तो जिनकी एज हो गई है, हम तो ये चाहते हैं हर बंदा आखिरी टाइम तक अपने 2 पैरों पर चलता रहे और कोई भी बेड रिडन ना हो। अगर किसी डिजीज की वजह से वो बेड रिडन हो गया है, और पैरालिसिस की वजह से ज़्यादातर होते हैं और वो उठ बैठ नहीं सकता, उसके लिए
रिहेबिलिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, नर्सिंग केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेड सोर सबसे ज़्यादा हमको अवॉइड करने चाहिए। ब्लैडर एंड बाउल की हमको उसकी केयर करनी पड़ेगी, उसे कॉन्स्टिपेशन नहीं रहे, एनीमा की ज़रूरत पड़ सकती है। ये अलग अपने आप में टॉपिक है और बहुत वाइड टॉपिक है कि एक जो बेड रिडन पेशेंट है उसकी केयर कैसे करी जाए। आई थिंक इस वाले उसके अंदर हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट सर, मैं ऑडियंस से कुछ बोलना चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट में सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा पॉडकास्ट हो जाएगा। हम सर को दोबारा भी बुलाएंगे अपने पॉडकास्ट पे, लेकिन आपको उसके लिए एक चीज़ करनी पड़ेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दूसरा, आपको 2.0 लिखना है और उसके आगे जो भी क्वेश्चन है आपका, प्रॉब्लम, नीचे कमेंट में आप वो लिखो। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम वो सारी प्रॉब्लम और क्वेश्चन को कवर करेंगे। सर, वैसे कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? पहला पॉडकास्ट था आपका। देखिए, आई एम ओल्ड टाइमर और हम इन सब चीज़ों पे वो नहीं है। मेरे तो हर पेशेंट के सामने मैं यूजुअली टीचिंग देता हूँ और मेरा हर कंसल्टेशन जो है 10 to 15 मिनट्स का होता है जी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर पेशेंट जब मेरे चैम्बर से बाहर आए तो वो मोर नॉलेजेबल लौटे अपनी डिजीज़ के बारे में, और मैं उसको प्रॉपरली सुनूं और उसको एजुकेट करूं। लेकिन आजकल सबके पास इतना, ना तो डॉक्टर्स के पास टाइम है, ना ही पेशेंट्स के पास इतना है कि एवरी टाइम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए जाए। लेकिन मैं यहाँ पर एक ही बात को स्ट्रेस मैंने दिया है और दूंगा कि अपने दर्द का कारण ढूंढे, अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। आप किसी दर्द को इग्नोर ना करें जब तक उसका सही कारण आपको ना पता चल जाए। कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो बेनाइन होते हैं कि आपको पता है मेरे बैड पोस्चर की वजह से, तो आप अपना पोस्चर सही करिए। लेकिन आप ये सोच के मत चल दीजिए कि मेरे बैड पोस्चर के कारण ही मेरी तो कमर में दर्द है। हो सकता है कोई और बीमारी अंदर हो और आप उसको लाइटली ले रहे हो। करेक्ट। तो एक ही मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने दर्द का सही डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। आप अपने डॉक्टर को प्रॉपर एग्जामिनेशन करके उसका कारण जरूर पता लगाइए। थैंक यू डॉक्टर मराठा, बहुत मज़ा आया आपसे कन्वर्सेशन करके एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो। नीचे 2.0 कमेंट करना और उसके आगे आपको प्रॉब्लम लिखनी है, जो आपको क्वेश्चन पूछना है। जब नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम इनको दोबारा बुलाएंगे डॉक्टर मराठा को, हम वो सारे आंसर तब वहाँ पे करने वाले हैं। सेक्सुअल हेल्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें इंडियंस को चीज़ें पता ही नहीं है कि हाउ टू डू इट। उससे रिलेटेड ये वाला पॉडकास्ट है जो साइड में आप देख रहे हो, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही नॉलेजेबल है। यहाँ पे जाके क्लिक करो, इसको अभी के अभी देखो। मैं आपसे मिलता हूँ इस वाले पॉडकास्ट में।